सिलेबस पर चर्चा पे आपका स्वागत है। में सिलेबस की समीक्षा या सिलेबस के बदलाव पर जो बात है वो वही व्यक्ति कर सकता है जो परीक्षा में आपका प्रतियोगी नहीं है या जो परीक्षा में भाग लेने वाला नहीं है। अपनी इच्छा से परे, संस्थान की इच्छा से परे, शिक्षक की योग्यता से परे, शिक्षक की इच्छा से परे हम कुछ ऐसे निष्कर्षों पर पहुंच जाएं जिस पर अधिकांश लोग सहमत हों कि ये तो होना ही चाहिए। तो संशोधन हेतु तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से सुझाव प्राप्त करने के हेतु प्री का सिलेबस बदलने के लिए सुझाव देना चाहेंगे या मेंस का देना चाहेंगे या इंटरव्यू का देना चाहेंगे। जो वर्तमान पैटर्न है और वर्तमान प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत ही सिलेबस को बदला जाए, प्री हो चाहे मेंस हो। ये फ्रीडम आपके लिए है क्योंकि मैं तो बहुत सारी चीजें जोड़ने कह रहा हूँ और इतना जोड़ोगे तो 20 पेपर हो जाएंगे कि हमारे सिलेबस में ऐसा क्या क्या नहीं है जो यूपीएससी में है, जो दूसरे राज्यों में है और हम भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये सारा शामिल करना नहीं है। वो व्यक्ति जो रिमोट एरिया में पड़ा हुआ है ना, वो इन्हीं कारणों से बाहर है, अंग्रेजी, मैथ्स, रीजनिंग, क्योंकि उनकी ये एप्टीट्यूड है ही नहीं। और 2 पेपर सिर्फ छत्तीसगढ़ के रखे, आप बाहर वाला आके बिगाड़ ले जो बिगाड़ना है। और ये वाले मॉडल में तो सीजी वालों की बल्ले बल्ले। प्रारंभिक परीक्षा में सबसे बड़ा संकट है इंडियन जीएस का पहाड़ 50 क्वेश्चंस के लिए उठाना। आपने पूरा हिस्ट्री पढ़ा, एक एंशिएंट से, एक मिडिवल से, 2 मॉडर्न से। आपने पूरा भूगोल पढ़ा, 3 सवाल आए हिमालय से, बाकी नदी से लेकर सब बेकार ही हो गया। इतना सारा सिलेबस और सवाल ही नहीं है। यदि हम इस नवंबर वाले साइकिल को मई वाले साइकिल में बदलते हैं या जून में होता है, मतलब फरवरी में नोटिफिकेशन आकर जैसे यूपीएससी में होता है, तो 4 महीने का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो ये लगभग 6 महीने, 4 से 6 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। चलिए, तो सिलेबस पर चर्चा पे आपका स्वागत है। और आज मैं पहले अपने मन की बात कहूंगा, फिर आपके मन की बात भी सुनूंगा और हमारे मन की बात हम सीजीपीएससी तक लेकर जाएं। इसमें यह विषय हमेशा बना रहेगा कि वो सारे लोग जो सिलेबस पर अपनी राय रखना चाहते हैं वो वस्तुनिष्ठता से यानी ऑब्जेक्टिविटी से राय रखेंगे या व्यक्तिनिष्ठता से यानी सब्जेक्टिविटी से राय रखेंगे। जिनको ये शब्द समझ में नहीं आए वो राय रखते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ्यक्रम बेहतर बने या इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनके लिए परीक्षा बेहतर बने। और चूंकि हम सब मनुष्य हैं और स्वार्थी प्राणी हैं, तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम सिलेबस में सुझाव देंगे तो हम मुख्य जो हमारा केंद्र होगा वो ये होगा कि यार मेरे लिए परीक्षा के सिलेबस में क्या जोड़ना चाहिए और क्या हटना चाहिए और क्या बदलना चाहिए, रादर देन ओवरऑल सिलेबस में क्या होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सिलेबस की समीक्षा या सिलेबस के बदलाव पर जो बात है वो वही व्यक्ति कर सकता है जो परीक्षा में आपका प्रतियोगी नहीं है या जो परीक्षा में भाग लेने वाला नहीं है। और ये मानते हुए कि अब इस उम्र के इस पड़ाव में मैं परीक्षाएं नहीं दे सकता, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप ये मानते होंगे कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम की ठीक ठाक समझ है और उस समझ के साथ यूपीएससी के पाठ्यक्रम से भी जिसका थोड़ा बहुत जुड़ाव है, जैसा शायद आपको एक निष्पक्ष राय दे सके। हालांकि इसमें भी निष्पक्ष शब्द थोड़ा विवादित हो सकता है क्योंकि शिक्षक पर भी आरोप लग सकता है कि वो सिलेबस को उस हिसाब से बदलना चाहेगा जो उसको पढ़ाते बनता है। संस्थान पर यह आरोप लग सकता है कि वो उस ढंग से बदलना चाहेगा जिसमें उसके संस्थान की विशेषज्ञता है। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि एक संस्थान के तौर पर तो हम लगभग सभी में विशेषज्ञ हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई भी शिक्षक, मैं या कोई भी और सक्षम है तो कोई भी विषय पढ़ा सकता है, कोई भी संस्थान यदि योग्य है तो कोई भी विषय आपको समझा सकता है। ये सारी बातें कहते हुए मैं अंत में यही कहना चाहूंगा इस शुरुआत के अंत में कि देखो भाई, बात ऐसी है कि सिलेबस में क्या बदलाव हो इस संदर्भ में अपनी इच्छा से परे, संस्थान की इच्छा से परे, शिक्षक की योग्यता से परे, शिक्षक की इच्छा से परे हम कुछ ऐसे निष्कर्षों पर पहुंच जाएं जिस पर अधिकांश लोग सहमत हों कि ये तो होना ही चाहिए। तो हम बहुत सारे विषय डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद कुछ 4-5 कंक्लूजन निकाल लेंगे कि इस पे तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि निश्चित तौर पर जब मैं कुछ चीजें बताऊंगा तो यू विल फाइंड दैट नो 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 नो, ये तो यार हमारा नुकसान हो जाएगा, तो ये तो नहीं होना चाहिए, या हाँ 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 ये कर दो, इसमें फायदा हो जाएगा।
तो हर कोई जैसे ही मैं कोई भी चीज बोलूंगा आगे जाकर, ये हटाओ ये जोड़ो, तो या तो आप मुझे गाली दोगे या फिर वाह बोलोगे। और ये गाली और वाह किससे जुड़ी होगी? आपके पर्सनल इंटरेस्ट से। और आज मुझे ढेर सारी गालियां भी पढ़नी है, ढेर सारे वाह भी मिलने हैं। लेकिन ये प्रयास इसलिए भी जरूरी है कि जैसे ही कल ये आया उसके बाद कई लोगों ने थोड़े दिन मतलब अब तक पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मौका चाहिए। अब क्यों नहीं पढ़ रहे? अरे यार ये सिलेबस का सब दिमाग खराब हो गया, सिलेबस ऊपर नीचे हो गया है, तो अब कहाँ से पढ़ेंगे? अब थोड़ा सा परेशान हूं मैं। और फिर वो आजकल क्या क्या आप बोलते हो, थोड़ा टेंशन में हूँ। हाँ, कोई तो नहीं समझता तो बोलता डिप्रेशन में हूँ। शब्द हैं, कहीं से मिल गए हैं तो हम यूज कर लेते हैं, जबकि हम इन शब्दों की गंभीरता को नहीं समझते कि तनाव है, अवसाद है, ये कितनी गंभीर चीजें हैं। हम नहीं CGPSC के टेंशन में आ गया। ठीक, कल शाम को कुछ लोग बैठक में भी बैठ गए होंगे, अरे टेंशन दूर करना है यार, सिलेबस बदल गया है। तो नहीं पढ़ने वालों को नहीं पढ़ने का बहाना चाहिए, और जो पढ़ने वाले हैं उनको फिर कोई समस्या नहीं है। सीधी सी बात है कि जो पढ़ने वाला है वो ये बोलेगा कि भाई मेरे अकेले के लिए सिलेबस बदल रहा है या सबके लिए? तो बदलेगा तो सबको ज्यादा या अलग मेहनत करनी पड़ेगी या सिर्फ मुझे? सबको। तो जो कॉम्पिटिटिव ग्राउंड है वो इक्वल प्लेइंग ग्राउंड है या नहीं? इक्वल है। इक्वल है तो मैं अकेला काहे तनाव ले रहा हूं? यदि सब तनाव ले रहे हैं तो भी बराबर, और कोई नहीं ले रहा हो तो मैं गधा क्यों ले रहा हूं? तो पॉजिटिव माइंडसेट ये कहता है कि यार हर बदलाव अच्छे के लिए होता है, और दुनिया में एक ही चीज स्थायी है, वो है परिवर्तन। और जो बदलते नहीं है, ठीक, वो स्टेटस को में चले जाते हैं, इररिलेवेंट हो जाते हैं। और इसलिए सिलेबस हो या इंसान, पॉजिटिव के लिए बदलना ही चाहिए। और ऐसी कोई मुहिम यदि छत्तीसगढ़ PSC ने शुरू की है तो हमें उनका साथ देना चाहिए। मन में बहुत सारी शंकाएं आएंगी जब हम किसी के बारे में पहले से पूर्वाग्रह बना लेते हैं, जैसे सरकार या व्यवस्था के बारे में। तो कोई कहेगा सर ऐसा तो नहीं कि पहले ही बदल चुके हैं, अब खाना पूर्ति कर रहे हैं सिर्फ सुझाव मंगवा के? हो सकता है, लेकिन यदि हम सुझाव नहीं देंगे तो क्या होगा? उनको जो करना है वही होगा। देंगे तो ये होगा कि शायद हम जो चाहते हैं वो हो जाए। तो ज्यादा अच्छा क्या है? ये बुराई करना कि अरे वो तो वैसे ही बदल चुका है, छोड़ो। ये अपनी राय देना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने राय मांगी है तो हम राय दें, और इतनी मुखरता से दें कि वो इसको एक बेटर लेवल पर ले जा सके। ठीक है, तो इसीलिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं। CGPSC के सिलेबस में क्या और क्यों बदला जाए, या क्या और क्यों बदलाव किया जाए, what is to be changed and why it is to be changed, both questions need to be answered। और फिर इसमें जो संशोधन परिवर्तन के सुझाव हैं वो हम देंगे, और वो आपको किस ढंग से भरने हैं वो आप स्वयं तय करके भर सकते हैं। ठीक है, ये वो नोटिफिकेशन है जो कल आया है, जिसमें लिखा है छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन परिवर्तन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रक्रियाधीन है ऐसा उन्होंने कहा है, ये शब्द पकड़ लो। हाँ, those who don't understand Hindi, they are saying that in the syllabus the process of change is undergoing. So if the process of change is undergoing, then you can suggest yourself। अब इसका मतलब बदल चुका है ऐसा नहीं है, तभी तो सुझाव मंगा रहे हैं। तो संशोधन हेतु तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से सुझाव प्राप्त करने के हेतु लिंक दी गई है, और इसमें सुझाव डैशबोर्ड पर 3 जुलाई से उपलब्ध कराए जा चुके हैं। अतः अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वो इस बारे में 1 माह के अंतर्गत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके अपना लॉगिन फीडबैक जाहिर करें। ये इसमें लिखा हुआ है। याद रखो 2 शब्द हैं इंपॉर्टेंट। किससे सलाह मांगी गई है? मुझसे नहीं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूशन टीचर्स जो होंगे वो अपनी समझ से, अपनी जरूरत से सिलेबस को बदलने की बात कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए भी नैतिक रूप से जरूरी है कि मैं जो सुझाव दूं वो अभ्यर्थियों की नजर से दूं, एक व्यवसायी की नजर से ना दूं, एक कोचिंग संस्थापक की नजर से ना दूं, ठीक, एक शिक्षक की योग्यता अयोग्यता के हिसाब से ना दूं। तो अभ्यर्थियों से सुझाव है तो हम अभ्यर्थियों की तरह ही उसको दें। इन सुझावों को ये ऐसे आपको 2 स्क्रीन मिलेंगे, इन स्क्रीन पे आपको देना है जब आप उस साइट पर जाएंगे तो, और उसमें लिखा हुआ है इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द करंट सिलेबस, यानी जो शामिल विषय हैं ऑलरेडी उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। दूसरा उसमें जोड़ा है क्या नया विषय जोड़ें, न्यू टू बी एडेड। तीसरा उन्होंने कहा है कि सजेशन रिगार्डिंग रिवीजन, रिवीजन को क्या बोलेंगे हम? संशोधन। इसको और आसान करें तो वो क्या बोल रहे हैं? बदलाव। तो मैं जो समझ पा रहा हूं वो ये है कि यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि अभी जो है उसके बारे में आपकी क्या राय है, यहाँ जो है इसमें क्या प्लस किया जाना चाहिए, ये जो है यहाँ बोल रहे हैं इसमें क्या चेंज किया जाना चाहिए।
ठीक है। और यदि यहाँ पर ऐसा है तो एक चीज ये भी तो जोड़ा जा सकता है कि उसमें से क्या हटाया जाए, जोड़ा जाए हो रहा है तो एक चीज ये भी हो सकती है कि उसमें से क्या हटाया जाए। और इसमें लिखा है अदर कोई सजेशन, यानी अन्य कोई सुझाव जो आप इसमें देना चाहें, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान से समझिए, इसमें लिखा है कि प्री का सिलेबस बदलने के लिए सुझाव देना चाहेंगे या मेंस का देना चाहेंगे या इंटरव्यू का देना चाहेंगे। आपने पढ़ा कहीं लिखा है कुछ? हम ये मानकर चल रहे हैं कि मेंस का बदलाव है, लेकिन हो सकता है कि बदलाव इस प्रोसेस में भी हो जाए, बदलाव इस प्रोसेस में भी हो जाए, बदलाव तो कुछ भी हो सकता है, ठीक। कल जब ये जानकारी आई उसके बाद हमने विद्यार्थियों को मैसेज भेजा और मैसेज भेजने के बाद हमारे संस्थान के और बाहर के और जो भी लोगों से हम जुड़ पाए, लगभग 1500 मेरे पास कल आज रात तक, आधी रात तक मैं मैसेज आपके वो ही पढ़ रहे थे। हालांकि जैसे ही आया उसके 2 घंटे बाद मैंने जाकर अपना फॉर्मेट बना लिया, मतलब मैं क्या अमेंडमेंट चाहता हूं आपकी नजर से सोचकर, लेकिन उसके बाद आपके सुझाव लगभग 1-1.5 सुझाव ऐसे फीडबैक में आते गए, मैसेजेस में आते गए, और मैं यकीन मानिए सारे पढ़े। इतने मैसेज मैं अपने बर्थडे में भी नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने सारे पढ़े क्योंकि मुझे लगा कि आपकी ही नजर से है तो मुझसे कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। और मैंने काफी चीजों को आपसे सीख कर भी उसमें जोड़ा कि हाँ ये चीज शायद मुझसे मिस हो गई थी, तो इस चीज को भी जोड़ा जाना चाहिए। So everything is based upon whatever I am saying also is based upon your feedback also. ये आपके फीडबैक पर आधारित चीज है, ऐसा उसमें वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि हमने ज्यादातर आप लोगों ने जो सुझाव दिए वो पेपर वाइज दिए, क्योंकि आपने यही समझा कि ये किससे जुड़ा हुआ है, मेंस से। एक आध दो बच्चों ने कहा नहीं नहीं प्री में भी कुछ बात होनी चाहिए, कुछ लोग इंटरव्यू, कुछ लोग तो उस पे चले गए कि व्यापम में भी क्या बदलाव होना चाहिए। मतलब सुझाव ही तो था राज्य सेवा, तो उन्होंने व्यापम के भी बदलाव सुझाए। और जब छत्तीसगढ़ अधीनस्थ चयन मंडल, दिस इज द नेम ना, छत्तीसगढ़ सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन, CGSSC जो बन रहा है और जिसके थ्रू वो सारे एग्जाम होंगे, तो उसको भी तो शायद कहीं ना कहीं संज्ञान में लिया जा ही सकता है जब इतने बड़े बदलाव हो रहे हैं। तो हम कुल मिलाकर ये मानकर चलते हैं कि क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए और क्या बदला जाए, इन्हीं 3 हिस्सों पर बात होनी चाहिए। व्हाट इज टू बी, और पैटर्न में क्या बदलाव हो सकता है इस पर भी बात की जा सकती है। वैसे उन्होंने पाठ्यक्रम की बात की है, लेकिन हम बात तो ये भी कर सकते हैं कि क्या पैटर्न भी बदला जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की राय है कि नहीं यार ये जो 30-60 वाला है, ऐसे बहुत सुझाव आए, ये यूपीएससी की तरह 2 ही हो जाने चाहिए। अब फिर वही है, जिसको जैसा अच्छा लगता है उसने वैसा सुझाव दिया है। हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों है ऐसी जरूरत। 2-3 कारण मैं छोटे छोटे बताता हूं। सबसे पहली जरूरत तो इसीलिए है क्योंकि रिलेवेंट बने रहने के लिए, यानी प्रासंगिक बने रहने के लिए, समय के अनुरूप बने रहने के लिए लगभग 8 से 10 सालों में बदलाव होते रहे हैं, पहले भी परंपरा रही है, ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं हुए हैं। इफ यू रिमेंबर यूपीएससी का सिलेबस भी पिछले 10-15 सालों में 2 बार चेंज हुआ है, पैटर्न भी चेंज हुआ है रादर, और सीजीपीएससी में भी पिछला बदलाव हुआ था, और पिछला बदलाव आई थिंक इट वाज अराउंड 2017-18, तो 17-18 से अभी गिनो तो लगभग 10 साल का समय हो रहा है, और इतने समय के बाद बदलाव होना चाहिए क्योंकि बहुत पानी बह चुका है ना। दूसरा, ठीक, ये लगातार बोला जाता है कि हम एकमात्र राज्य लोक सेवा आयोग हैं जिसका यूपीएससी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। यदि व्यक्ति सीजीपीएससी देता है तो वो यूपीएससी का 30% सिलेबस नहीं कर सकता, और यूपीएससी देता है तो सीजीपीएससी का 30% नहीं कर सकता, यानी दोनों परीक्षाएं साथ में नहीं दे सकते। ऐसा एकमात्र राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है। और इसीलिए दिल्ली में कोई सीजी का बच्चा मुझसे मिलकर बोलता है सर छत्तीसगढ़ भी देना है, तो मैं कहता हूं मत दो। और यहां मुझसे कोई आकर कहता है कि सर यूपीएससी भी साथ में देना है, तो मैं यही कहता हूं मत दो। मैं तो कभी नहीं कहा किसी को कि साथ में दे लो, कोई एक दे लो उसके बाद दूसरा दे लो, क्योंकि ये रास्ता प्री में भी बहुत साथ साथ नहीं चलता। तो यदि सिलेबस को बदला नहीं जाएगा तो छत्तीसगढ़ के बच्चों की बार बार ये मांगे कि हम ही यूपीएससी से वंचित क्यों हैं। लेकिन इसका एक दूसरा तर्क भी है कि यदि आप यूपीएससी जैसे हो गए तो फिर अदर स्टेट के स्टूडेंट्स का कंपटीशन आपको लेना पड़ेगा, जो अभी नहीं होता। अभी यूपी बिहार इधर उधर, यूपी बिहार मेनली हम बात करें, उत्तराखंड हिमाचल हरियाणा के लोग आकर आपकी परीक्षा नहीं देते, जबकि उनके राज्यों की परीक्षा सब जाकर देते हैं। राजस्थान, और राजस्थान बिहार ही अकेला छत्तीसगढ़ देने आ गया, या यूपी बिहार ही आ गया,
हाँ तो पंखे से चोटी बांध के पढ़ते हैं, नींद आई तो ऐसे। तो फिर सोचो, डरा नहीं रहा हूं और आपकी योग्यता पे शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि वो मेहनती ज्यादा है आपसे। आपको बुरा लगे तो लेट इट बी, सही में बहुत मेहनती है। आई हैव सीन दोस पीपल, और वो जीवटता उनकी ज्योग्राफी से आई है। हमारे यहाँ सब मस्त है। तो ये कैसे बैलेंस किया जाए कि यूपीएससी जैसा भी हो जाए और स्टेट का कंपटीशन जो है उसको भी फेस ना करना पड़े। तीसरी चीज ये भी कही गई है कि सिलेबस बहुत बिखरा हुआ है, दोहरावपूर्ण है, इट इज स्कैटर्ड, इट इज रिपीटेटिव एंड अननेसेसरली लेंथी, वेयर इनपुट आउटपुट रेशियो इज वेरी पुअर। इतना बड़ा है कि बहुत सारा पढ़ो, एक सवाल आएगा, दो सवाल आएगा। अरे प्रीलिम्स में देख लो इंडियन जीएस का क्या हाल है। कुछ संकट हो गया बेटा, अच्छा मैंने नहीं गिराया बेटा, इस तरफ आ जाओ आप लोग और चेयर ले लो, है ना, देखो भाई व्यवस्था पर, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूं कि इतना लंबा है कि उसमें इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाता, और इन्हीं सब कारणों को देखते हुए ये कहा गया कि सिलेबस बदलना चाहिए। इसमें एक चीज और जोड़ी जा सकती है, वो है सीजीपीएससी की प्रतिष्ठा का मामला, कि जब किसी की डिग्निटी पर बात आती है, जो छत्तीसगढ़ पीएससी पर बार बार आई है, स्कैम्स को लेकर, ठीक है, या बाकी चीजों को लेकर, पेपर्स को की जांच को लेकर, तो यदि आप कोई भी बड़ा बदलाव सुधार करते हैं, क्योंकि ये बदलाव एक तरीके से सुधार है, तो इसे सुधार में गिना जाएगा, और सुधार में गिना जाएगा तो ये लगेगा कि सीजीपीएससी इस दौर में अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। तो पाठ्यक्रम में बदलाव छत्तीसगढ़ पीएससी की किसके लिए, इमेज के लिए अच्छा होगा, शायद इसलिए भी वो इस बदलाव की तरफ जा रहे हैं। ठीक, एक पॉलिटिकल एंगल भी है, और वो ये है दैट द न्यू गवर्नमेंट प्रॉमिस्ड दैट दे आर गोइंग टू मेक सीजीपीएससी एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर गोइंग टू मेक द एग्जाम इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये सरकार के घोषणा पत्र का भी हिस्सा था कि सीजीपीएससी के स्तर पर बेहतर चीजें की जाएंगी, और बेहतर चीजों में पाठ्यक्रम को बेहतर करने से बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो आपको शायद ये दो चीजें समझ में आ रही हो, या यही वाली चीज ज्यादा दिमाग में हो कि यूपीएससी जैसा बनाने की बात है, लेकिन मैं ये 4-5 चीजों के आधार पर ये बात कर रहा हूं कि शायद इन कारणों को लेकर उनके मन में आया हो कि हमें इसे बदला जाना चाहिए। ठीक है, अब यदि बदला जाना चाहिए तो फिर कैसा हो आदर्श सिलेबस, इसी की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक, यहां दो चीजें हो सकती हैं, एक जो वर्तमान पैटर्न है और वर्तमान प्रश्न पत्र है, उसके अंतर्गत ही सिलेबस को बदला जाए, प्री हो चाहे मेंस हो, उसके अंतर्गत ही प्लस माइनस और चेंज इसको ले आया जाए। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वर्तमान पैटर्न या एक नया पैटर्न भी हो, बदले हुए प्रश्न पत्र भी हो, और उनमें प्लस माइनस चेंज के थ्रू, मतलब उसको पूरे तरीके से नए तरीके से रीडिफाइन किया जाए, रीडिजाइन किया जाए, ये भी किया जा सकता है। अब जब आपके सुझाव आए उसमें से ज्यादातर किस लेवल पर थे, हमने यही सोचा कि भाई यही 7 पेपर ही रहेंगे और इन्हीं 7 पेपर के अंतर्गत बात होगी। पर मैंने जब गहराई से सोचा तो ऐसा भी तो होता है कि भाई पैटर्न को ही थोड़ा सा अपडेट कर दिया जाए, और पैटर्न अपडेशन में प्रश्न पत्रों की संख्या भी बदल सकती है, प्रश्नों का प्रारूप भी बदल सकता है, तो नंबर ऑफ पेपर्स भी चेंज हो सकते हैं, नंबर, ठीक है ना, टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी चेंज हो सकते हैं। तो जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये सब कर दो, ये सब कर दो तो हम तो बर्बाद हो जाएं, इतना सारा, क्योंकि जोड़ते जाओ तो कोई लिमिट तो है नहीं। तो जब मैं कह रहा हूं क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो मैं कह रहा हूं जोड़ा जा सकता है, सब जोड़ ही दो ऐसा नहीं कह रहा हूं, और उसमें फिर आपके पास फ्रीडम है, आपको जो आता है आप बोलो जोड़ दो, आपको जो नहीं आता मत जोड़ो। मैं आपको स्कोप खोल के रख रहा हूं कि यूपीएससी जैसा बनने के लिए, बेहतर प्रशासक बनने के लिए, रिलेवेंट सिलेबस बनाने के लिए इन चीजों को जोड़ा जा सकता है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि जोड़ा जा सकता है, जोड़ा एक लिखा हुआ है जोड़ा जाए, और मैं क्या कह रहा हूं जोड़ा जा सकता है, तो मैं जा सकता है बता रहा हूं, आप जब अपनी राय दें तो उसको क्या कर दें, जोड़ा जाए। ये फ्रीडम आपके लिए है, क्योंकि मैं तो बहुत सारी चीजें जोड़ने कह रहा हूं, और इतना जोड़ोगे तो 20 पेपर हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं कि हमारे सिलेबस में ऐसा क्या क्या नहीं है जो यूपीएससी में है, जो दूसरे राज्यों में है, और हम भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये सारा शामिल करना नहीं है। इनमें से आप सब अपनी सुविधा से राय दीजिए, क्योंकि मैं किसी की भी तरफ नहीं हूं, मैं सबकी तरफ हूं, और इसमें से कुछ भी जोड़ दो
मैं तो पढ़ा दूंगा आज ही, ठीक है, तो इसकी कोई दिक्कत भी नहीं है। तो मैं इसलिए अपने लेवल पर बात कर ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं इतना सब जोड़ा जा सकता है कंसीडरिंग द डिफरेंट प्लेसेस। उसमें जो सबसे बड़ा और उसके कारण भी बताया मैंने। तो देखो, सबसे बड़ी चीज जो बदली जा सकती है वो है ये, यूपीएससी में वैकल्पिक विषय है। यूपी में पहले था, अब चेंज हो रहा है, कुछ जगहों पर है, कुछ जगहों पर नहीं है। यूपी में, यूपीएससी में भी ये बात चल रही है कि या तो इसको हटा दिया जाए, तो मुझे नहीं पता कि ये, लेकिन ये एक बड़ा बदलाव है जो पूरे पैटर्न को, प्रश्न पत्र को बदल सकता है, और वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट की शुरुआत। क्योंकि ये माना जाता है कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में हम जर्नलिस्ट खोजते हैं, लेकिन अब इतने जर्नलिस्ट हो गए हैं कि वो किसी भी चीज के स्पेशलिस्ट नहीं रहे। तो जब कोई किसी विषय में दक्षता रखता है, गहराई रखता है, तो उसको पढ़ते पढ़ते उसकी एक मैच्योरिटी डेवलप होती है। वो एमए से हो, वो पीएचडी से हो, वो सब्जेक्ट की कमांड से हो। और जैसे मैं 2 ऑप्शनल के साथ आगे बढ़ा था, हमारे समय 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, तो यदि वैकल्पिक विषय होंगे तो इससे एकेडमिक क्षेत्र में उत्कृष्टता जिनकी है, यानी जिनने एमटेक किया है, एमए किया है, पीएचडी किया है, उनको एडवांटेज मिलेगा, तो आपकी पढ़ाई को वैल्यू मिलेगी। अभी वैल्यू नहीं मिलती। और दूसरा, हमारे प्रशासन में सामान्यीकरण का आरोप लगता है, जनरलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें स्पेशलाइजेशन का महत्व बढ़ेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में कह चुका है, इंडियन सिविल सर्विसेज नीड फंक्शनलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन। उसके बाद सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो 2006 में आया, उसने भी बात की कि भारतीय प्रशासन में विशेषज्ञों को महत्व दिया जाना चाहिए। पहले तो आरबीआई के गवर्नर भी आईएएस होते थे, फिर मनमोहन सिंह क्यों बनाए गए, दास जी क्यों बनाए गए? क्योंकि ये बात कर रहे हैं कि कृषि विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक होना चाहिए, पीएसयूज के क्षेत्र में इंजीनियर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अबुल कलाम होने चाहिए। तो प्रशासन भी अब एक विशेषज्ञ जॉब हो गया है, तो वहां पर जितने स्पेशलिस्ट लोग आएंगे उससे बेनिफिट होगा। और हाल ही में आपने सुना होगा, भारत सरकार ने एक विषय शुरू किया है जिसको बोलते हैं लेटरल एंट्री। नाम सुना है आपने? लेटरल एंट्री के तहत एक व्यवस्था की गई है कि किसी भी क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं उनको सीधे सेक्रेटरी लेवल पर, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर एंटर करवाया जाता है। हालांकि इसमें विवाद भी हुआ कि इसमें पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है और ये सब, लेकिन ये लेटरल एंट्री का विषय भी इसी से जुड़ा हुआ था, विशेषज्ञीकरण से। मैंने अपने तर्क दे दिए। इसका मतलब यह है कि आपके 2 प्रश्न पत्र, 1 या 2 प्रश्न पत्र, 10, 20, 25, 30 ऐसे विषय होते हैं, उनके स्पेशलाइज्ड होंगे। अब वो इतिहास भी हो सकता है, भूगोल भी हो सकता है, साइकोलॉजी भी हो सकता है, हिंदी साहित्य भी हो सकता है, छत्तीसगढ़ी साहित्य भी रख दो, जैसे राज्यों में होता है तमिल लिटरेचर। विषय समझते हैं ना, जिन विषयों में आप बीए एमए करते हैं, वो विषय यदि जोड़ दिए जाएं। अब इसमें से आप में से ज्यादातर लोग असहमत हो, सर ऐसा नहीं, कौन पढ़ेगा इतना? बात सही है। दूसरा, कोई कोचिंग भी ऐसी नहीं होती जो सारे ऑप्शनल करवा दे। कॉमन ऑप्शनल करवा सकती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, लेकिन जैसे यूपीएससी के लेवल पर है कि पॉपेड हो गया, मैनेजमेंट हो गया ये। लेकिन मान लो मैथ्स किसी ने ऑप्शनल लिया, किसी ने केमिकल इंजीनियरिंग लिया, किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया, तो आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेते हैं लोग, तो आपकी पढ़ाई को वैल्यू मिलती है। ये एक सुझाव है, मानना नहीं मानना आपके ऊपर, ठीक है? चलो, तर्क समझ में आए क्या थे? चलो, ये जो सुझाव है, इस सुझाव को आप सबको जरूर देना चाहिए। मतलब ये तो ऑप्शनल था, ये अनिवार्य है। प्रशासन में एथिक्स या नैतिकता का पेपर यूपीएससी की ही तरह जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन में सत्यनिष्ठा की जरूरत है। हमारे प्रशासन में भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इंटेग्रिटी के लेवल पर चेक किया जाए, और ये चेकिंग एथिक्स या नैतिकता के साथ हो सकती है। इसको फिलॉसफी के साथ जोड़ा जाए, फिलॉसफी से अलग रखा जाए, केस स्टडीज को कैसे किया जाए। अब इसमें क्या होगा कि यूपीएससी वालों को एडवांटेज मिलेगा। जैसे मैंने कहा, यहां पर आप छत्तीसगढ़ी वाला विषय रखें और उसको बेटर मार्किंग होगी, तो छत्तीसगढ़ का एडवांटेज हर जगह कैसे बनाए रख सकते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। वैसे ही यहां पर एथिक्स वाले पेपर में केस स्टडी जहां होंगी, जहां पर पूछा जाता है कि आप कलेक्टर हैं, ऐसी स्थिति है, ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, केस स्टडी है। यहां सीजी प्रॉब्लम्स की केस स्टडी रखी जाए, क्योंकि आपको नौकरी छत्तीसगढ़ में करनी है। अब छत्तीसगढ़ की यदि समस्या नक्सलिज्म है, ट्राइबल वेलफेयर है, ट्राइबल डेप्रिवेशन है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, तो यहां उससे जुड़ी केस स्टडी पूछी जानी चाहिए। सुपरस्टिशन है, अल्कोहलिज्म है, शराब
खोरी है, तो आपको एज अ डिप्टी कलेक्टर उन प्रॉब्लम्स पर आप कैसे सॉल्यूशन देंगे वो केस स्टडी में पूछना चाहिए। और छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक प्रॉब्लम जब पूछेंगे तो छत्तीसगढ़ के लोगों को फायदा होगा, क्योंकि यूपी वाले को क्या पता। आप समझे क्या कहा मैंने? सो द एड्रेस to such problems can be done by the छत्तीसगढ़ी पर्सन ओनली। और इस तरीके से ये जो यूपीएससी के साथ बैलेंस करने वाली बात है उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज यहां पर जो जुड़ सकती है, देखो जहां बॉक्स बनाया है ये आपको जरूर बोलना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। ये ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगे तो आप दीजिए, नहीं लगे तो आप मत दीजिए। वैसे ही ये वाला हिस्सा है, ये मेरा मानना है कि प्रशासक को ये दोनों समझ होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों की समझ से ही, यानी आप दुनिया का भूगोल जानते हैं, मतलब सोचो आप डिप्टी कलेक्टर हो और आपसे पूछे कि प्रशांत महासागर इस तरफ है कि अटलांटिक, बोले पता नहीं। उत्तर अमेरिका ऊपर है कि दक्षिण अमेरिका, बोले पता नहीं। जापान कहाँ है तो आप अफ्रीका के बगल में ले गए, तो ये तो थोड़ी शर्म की बात है। और ऐसे ही दुनिया की 10 बड़ी घटनाएं, वो रोमन एम्पायर हो सकता है, वो ऑटोमन एम्पायर हो सकता है, ठीक है। उससे आगे चले जाओ तो वर्ल्ड वॉर 1 हो सकता है, वर्ल्ड वॉर 2 हो सकता है। उससे आगे चले जाओ तो मतलब इससे प्रोग्रेस करते जाओ तो कोल्ड वॉर हो सकता है, एलपीजी हो सकता है। उससे आगे चले जाओ तो कोविड हो सकता है, बीच में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये 10 चीजें हर नागरिक को पता होनी चाहिए, हर पढ़े लिखे आदमी को पता होनी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको जापान का इतिहास, कोरिया का इतिहास पढ़ाओ, काहे पढ़ेंगे? दुनिया की ऐसी 10 बड़ी घटनाएं जिन्होंने दुनिया को बदल दिया, मिनिमम लेवल पर वो पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि वो हर बच्चे को समझदार बच्चा बनाने के लिए जरूरी है। दैट इज व्हाट शुड बी देयर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। आई एम नॉट सेइंग कि यूपीएससी का वर्ल्ड हिस्ट्री डाल दो। सिमिलरली वर्ल्ड ज्योग्राफी में बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्टिनेंट, ओशन, जो रीजनल ज्योग्राफी होती है कंट्रीज की, वो आपको पता होना चाहिए। दैट टू कैन बी कनेक्टेड टू देयर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इसको बोलते हैं, तुलनात्मक प्रशासन, उस ढंग से हो सकता है। मैंने जो कहा कि हमारे पाठ्यक्रम में इसको करने से भूगोल और इतिहास की समझ प्रशासन की समझ को बेहतर बनाती है, इसको कोई भी नकार नहीं सकता। किस पेपर में जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, वो आगे की बात है, पर अभी इतना समझ में आ रहा है आपको। मैं बता रहा हूं क्या क्या हमारे सिलेबस में नहीं है जो जोड़ा जा सकता है या जोड़ा जाना ही चाहिए। तो बॉक्स बना है जाना ही चाहिए, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो जोड़ो, चाहो तो मत जोड़ो, ठीक है। उन्होंने पूछा है जोड़ा जाए, एक बॉक्स बनाया है, तो आप उसमें बता सकते हैं। अब देखिए, आपके पास सोशियोलॉजी का पेपर है, क्या जरूरत है उनकी थ्योरीज पढ़ने से? सामाजिकरण का सिद्धांत क्या है, अलगाव क्या है, विलगाव क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सीधे सीधे सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है। तो एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं सोशल वर्क एंड सोशल वेलफेयर, समझ गए? यूपीएससी में सामाजिक कार्य और सामाजिक कल्याण इनको बताया जाता है, ठीक, और इसको सीधे सीधे जोड़ा जाना चाहिए, एड्रेसिंग द सोशल प्रॉब्लम्स। मेरा ये मानना है कि यहां पर फिर वही सीजी रिलेटेड सोशल प्रॉब्लम्स को केंद्र में रखकर, छत्तीसगढ़ आधारित सामाजिक समस्याओं को केंद्र में रखकर, और डिप्राइव्ड क्लास सीजी में जैसे ट्राइबल वेलफेयर को केंद्र में रखकर, सोशल वेलफेयर में हमारे यहां क्या होना चाहिए? ट्राइबल वेलफेयर, ठीक। सोशियोलॉजी की जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हटाकर, या सोशियोलॉजी के सेगमेंट को ही हटाकर सोशल वर्क एंड सोशल वेलफेयर को जोड़ा जाना चाहिए। ये जोड़ा जाए तो अच्छा होगा। अगेन इसमें उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ता है, एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, महिला आयोग, माइनॉरिटी कमीशन, तो वो इंस्टीट्यूशन एक सेटअप हो जाएगा और सोशल प्रॉब्लम एक सेटअप हो जाएगी। इससे क्यों जरूरी है? क्योंकि कल को जब आप ये लागू करेंगे योजनाएं, तो योजनाओं को लागू करते समय समस्या की समझ जरूरी है। तो यदि आपको ऐसे प्रशासक चाहिए जो कल महतारी वंदन, उज्ज्वला, आयुष्मान, न्याय, किसान न्याय ढंग से कर सकें, तो पहले उनकी पीड़ा तो समझने की आप में समझ होनी चाहिए। प्रोग्राम्स जानने से प्रॉब्लम्स समझ में नहीं आती, प्रॉब्लम्स जानने से प्रोग्राम्स समझ में आते। तो ये मेरा तर्क है, उस आधार पर ये चीजें जोड़ी जा सकती हैं, जोड़ा जाना चाहिए। वैसे मैं तो ये मानता हूं कि सोशल वेलफेयर को ट्राइबल वेलफेयर से जोड़कर जोड़ा ही जाए सिलेबस में, आप ऐसा सलाह दें, क्योंकि इसमें किसी का नुकसान नहीं है और ये क्रिएटिव एरिया है जहां हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ अपने ढंग से लिखने का मौका मिलेगा। जरूरी हो तो यहां भी केस स्टडी आ सकती है, ठीक। ऐसे ही एक और चीज जो जुड़नी ही चाहिए वो ये है, जब सरकार की मंशा ही, अब इसमें मैं थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है,
ये टॉपिक मैं दिल्ली में पढ़ाता हूं, तो बोलेंगे सर इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि पढ़ाते हैं। नहीं, आप किसी से भी पूछो, आपके भी सुझावों में 50% लोगों ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को जोड़ा ही जाना चाहिए। आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, मनी लॉन्ड्रिंग जिसको हम बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है ना, क्राइम एंड साइबर क्राइम्स, ये आपको यही इसी से तो जूझना है आपको। और आजकल कोई एक्सटर्नल बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी अलग अलग चीज नहीं रही। बॉर्डर से ही तो ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और वहां के कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर्स को ही लड़ना है और अंदर वाले भी। तो यदि ऐसा है तो ये आंतरिक सुरक्षा विषय इसमें अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अब यहां दो चॉइस है, आंतरिक सुरक्षा के साथ आपदा सुरक्षा, या तो अलग से यहीं डाली जाए यदि ये अलग पेपर बन रहा है तो, और नहीं तो आपदा सुरक्षा पर्यावरण वाले खंड में डिजास्टर मैनेजमेंट के तौर पर डाला जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि आपदाएं दो तरीके की होती हैं, एक मानव जनित और एक प्रकृति जनित। मैनमेड डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर। मैनमेड डिजास्टर से पैदा होती है आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, और नेचुरल डिजास्टर से जुड़ी हुई है आपदा सुरक्षा। पर आपदाएं तो इंसान ही पैदा कर रहा है। एक प्रकृति के नियमों को तोड़कर तो डिजास्टर्स आते हैं, एक नैतिकता मानवता के नियमों को तोड़कर तो सुरक्षा की चिंताएं आती। पर जो जुड़ना ही चाहिए वो क्या है? आंतरिक सुरक्षा, ठीक है। फिर एक खंड ये, इसको क्या कहते हैं? गवर्नेंस। यूपीएससी का इंटीग्रल पार्ट है गवर्नेंस। इसमें हमारे कुछ हिस्से हमारे पास गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सब सुना होगा। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स आते हैं, तो एथिकल वैल्यूज भी आती हैं गवर्नेंस के साथ। और गवर्नेंस के हिस्से में ही आरटीआई आएगा आपका। आरटीआई सुना है? सूचना का अधिकार आता है इसमें, ठीक। प्रशासनिक आचार संहिता, नीति संहिता, ये ऑलरेडी आपके पास है। तो इस खंड को गवर्नेंस के नाम से जोड़ा जाना चाहिए। अगेन, मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूं, ये यूपीएससी में है, ये यूपीएससी में है, ये यूपीएससी में है, ये यूपीएससी में है, ये भी यूपीएससी में है, ये भी यूपीएससी में है, ये भी यूपीएससी में है। तो जोड़ने की मंशा आप समझे, ताकि आपका सिलेबस यूपीएससी के बराबर हो जाए और आप सीजी पढ़कर ही यूपीएससी दे लें। आपको अलग से कुछ पढ़ना ही ना पड़े। दो पढ़ो, एक परीक्षा दो, जहां लग जाए। अब लेकिन इसमें सिलेबस बड़ा तो होता जा रहा है, बोलना तो आसान है लेकिन पढ़ना भी तो पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि कुछ डब्बे में है जो जुड़ना ही चाहिए, कुछ विकल्प में है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन याद रखिएगा, यदि ये नहीं होगा जो गोले में है, तो फिर यूपीएससी दूर का सपना ही रहेगा। क्योंकि सिर्फ वैकल्पिक विषय ही एक ऐसी चीज है जिसको नहीं करोगे तो आप यूपीएससी की रेस से बाहर। तो बिना इन सबको बदले या जोड़े यूपीएससी नहीं हो सकता। और हमने कहा था सबसे बड़ा कारण यही है इसको लाने का कि हमको यूपीएससी देना है। तो बोल देना बड़ी एक बात है, अरे यार यूपीएससी देंगे, और मेहनत करो, अरे यार नहीं देंगे। जब मेहनत करना है, अब यही है कि इतना सब जोड़ रहे हैं तो ऐसा कुछ हटा दें जो अभी गैर जरूरी है। लेकिन किसको गैर जरूरी बोलेंगे? क्योंकि जैसे ही कुछ हटेगा तो जिसको आता है वो बोलेगा क्यों हटेगा, और जिसको नहीं आता है वो बोलेगा हटेगा। तो जोड़ना बहुत आसान, हटाना बहुत मुश्किल। जैसे आपको कोई नई चीज पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन जो ऑलरेडी है बोलो नहीं पढ़ाऊंगा। कैसे नहीं पढ़ाओगे? फीस दिए तो पढ़ाना पड़ेगा। हटाना बहुत मुश्किल। तो हटाने के सुझाव में देखता हूं क्या हो सकते हैं, लेकिन पहले जोड़ना तो खत्म करो। अब फिर से कह रहा हूं, मुझे गाली नहीं देना। मैंने ये नहीं कहा सब जोड़ दो, मैंने कहा जोड़ा जा सकता है। और आपको यूपीएससी देना है तो जोड़ा जाएगा, आपका मन नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि सीजीपीएससी, यूपीएससी, इस रास्ते में कौन कौन से प्लस हैं। अब आपने एक भी प्लस छोड़ा तो यूपीएससी उतना दूर रहेगा। आप ही तो बोल रहे थे यूपीएससी देना है, तो मैं बता रहा हूं कि गैप कितना बड़ा है। आप लोग लाए नहीं सब ऐसे ही सर बोलते हैं, तो देखते जाओ गैप। और मैंने इसमें कई चीजें सही में अभी छोड़ दी, सिर्फ मोटा मोटा उठाया है कि ये तो यूपीएससी में है ही जो हमारे में नहीं है। जैसे यूपीएससी में पीएसआईआर बोलते हैं इसको, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, बहुत बड़ा टॉपिक होता है। इसमें विदेश नीति होती है, दूसरे देशों से हमारे संबंध होते हैं, कूटनीति होती है। इसे हम पेपर 7 पार्ट 2 में महसूस करते हैं, है नहीं ये क्या करते हैं? छू के निकलते हैं, उतना ही है। तो जब ये गहराई से जाता है तो भाई प्रशासक को विदेश की समझ तो होनी चाहिए। तो इसको जोड़ा जा सकता है।
इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी से जोड़ दो, दुनिया के देश समझ में आएंगे तब तो संबंध बनाओगे। अरे दुनिया के देश कहाँ कौन से हैं पता चलेगा तब तो अभी वो केप वर्डे बोले तो पता तो चले कहाँ है केप वर्डे, तब तो संबंध बनाएंगे। मोदी जी समझ रहे हो? तो वहां भाई कहीं पर भी जाएंगे तो कैसे जाएंगे, पहले पता तो हो, रिलेशन कैसे बनाएंगे। तो ये एक हिस्सा है जिसको सिलेबस से जोड़ा जा सकता है। अब हमारी इकोनॉमिक्स, इसमें ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो होना ही चाहिए, ये आता भी है, इसको लिख देना चाहिए। जैसे कि आप में से कई लोगों ने सुझाव दिए कि सिलेबस कई जगह क्लियर नहीं है, जैसे इकोनॉमिक्स में प्लानिंग आएगा कि नहीं आएगा क्लियर नहीं है, लेकिन उन्होंने नीति आयोग पर सवाल पूछ लिया। किस आधार पर पूछा? जब सिलेबस में इकोनॉमिक प्लानिंग लिखा ही नहीं था। तो समझ गए, शेयर बाजार सिलेबस में लिखा ही नहीं है, मनी एंड रिलेटेड बाजार ये इसमें है ही नहीं, विदेशी व्यापार इसमें है ही नहीं, विदेशी निवेश है ही नहीं। तो आप क्लियर लिख दीजिए कि ये चीजें भी मेंस के सिलेबस में हैं, ताकि इकोनॉमिक्स में ये जो कुछ कुछ छोड़ देते हैं, जैसे पॉलिटी में बड़े अजीब है, सबको नागरिकता नहीं है। अरे नागरिकता मेंस में रखने से क्या पाप लग रहा था आपको? ये अजीब बात है ना। मेंस में इलेक्शन नहीं है, जबकि देश का सबसे बड़ा मुद्दा एक देश एक चुनाव है। सीजीपीएससी पॉलिटी मेंस के सिलेबस में चैप्टर 15 यानी निर्वाचन नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा मेंस का एनालिसिस इलेक्शन में होता है। तो ऐसी गलतियां तो जोड़ी ही जानी चाहिए। ठीक, ये सबसे ज्यादा सुझाव इसी पे आए हैं जो मेरे पास भी आए थे। साइंस टेक वाले खंड में रोबोटिक्स जोड़ दो, एआई जोड़ दो, क्रायो टेक्नोलॉजी जोड़ दो, ये जोड़ दो, वो जोड़ दो। धोखे से इंजीनियरिंग में आप सबने पढ़ा ही होगा कहीं कहीं, तो सबकी इच्छा है कि जोड़ दो। तो मैंने उसी को कहा, स्पेस नहीं है, डिफेंस नहीं है, बायोटेक नहीं है और न्यू इमर्जिंग नहीं। वो वर्चुअल रियलिटी हो, रोबोटिक्स हो, एआई हो, क्रायोजेनिक्स हो, जो भी हो, तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी में जोड़ी जा सकती हैं। ठीक, उसके बाद पर्यावरण खंड में इकोसिस्टम है, ग्लोबल इकोनॉमिक कंसर्न्स है, ये आते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या लिखा हुआ है? बायोडाइवर्सिटी और पोल्यूशन। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, कार्बन फुटप्रिंट, ये सारी चीजें जोड़ी जा सकती है। इन्हीं पर सबसे ज्यादा लोगों ने लिखा है कि इसको जोड़ा जा सकता है। यदि इतना सब जुड़ जाता है तो आप यूपीएससी दे पाओगे, कड़वा सच यही है। लेकिन यदि इतना सब जुड़ जाता है तो आप जितना पढ़ रहे हो 6 महीने और पढ़ना पड़ेगा। लगभग 6 महीने में ये सिलेबस आप पूरा कर पाओ, ये भी एक सच्चाई। क्योंकि जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो वो तो आपसे कोई छीन नहीं सकता, उसको मिटा भी नहीं सकते, तो ये जुड़ेगा ही, भले ही वो एग्जाम में आए चाहे ना आए, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो नए बच्चों के लिए भले ही फिर भी आसान हो सकता है कि ये जितना नया जुड़ रहा है उतना हटा दो, लेकिन पुराने बच्चों के लिए ये अतिरिक्त बोझ है। तो यूपीएससी का बोझा अतिरिक्त ही होगा यदि आपको मिलेगा। अब हमारे नीति निर्माता किससे बात किए हैं, क्या बात किए हैं? क्योंकि हर बड़े नेता को ये बोलते सुना कि यूपीएससी जैसा करेंगे। यदि वो सही में समझकर पढ़ लिख कर यूपीएससी जैसा करेंगे तो फिर ये सब जोड़ेंगे। अब मैं डरा रहा हूं आपको? नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूं और सुझाव देने के हिसाब से बोल रहा हूं कि ये वाली चीजें तो जुड़ जानी चाहिए जो इन खंडों की हैं। ये वाला मामला पीएसआईआर वाला ऑप्शनल रखिए, जिसको लगे वो बता सकता है। ये वाला ऑप्शनल रखिए, ऑप्शनल मतलब आपकी मर्जी पर है। यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला हिस्सा आप चाहें तो ऑप्शनल, ऑप्शनल मतलब आपको लगे जुड़ना चाहिए तो जोड़िए, नहीं लगे तो मत जोड़िए। ये खंड हैं जिनको आपको तय करना है कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। ठीक, चलो क्या हटाया जाए ये सुनो, ये इसमें तो मजा आएगा आपको, है ना। हटाने के साथ साथ ही बदलते हैं आप। ठीक है, बहुसंख्यक सुझावों के आधार पर ये बात कही गई कि हिंदी, सीजी और इंग्लिश इसको बैलेंस कर दिया जाए। और बैलेंस कर दिया जाए मतलब 75, 75 और 50 इस लेवल पर कर दिया जाए, यानी हिंदी का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ी को हस्तांतरित कर दिया जाए। ठीक है, ये है पहला सुझाव जो लैंग्वेज के लेवल पर ज्यादातर लोगों ने दिया। ठीक है, हालांकि मेरी राय इससे इतर थी। मेरा मानना था कि प्रशासन में अधिकारी को पसंद हो या ना पसंद हो, नोटशीट अंग्रेजी में ही चलानी पड़ती है। इंटर स्टेट कम्युनिकेशन है या जो भी कम्युनिकेशन है, और जनता से संपर्क छत्तीसगढ़ी में करना पड़ता है। तो ये मैं व्यक्तिगत सलाह दे रहा हूं, आप असहमत हो सकते हैं। मेरे हिसाब से ये 75, 75, 50 होना चाहिए। अब इससे हिंदी मीडियम वाले नाराज हो जाएंगे। मैं खुश करने बैठा ही नहीं हूं, मैं तर्क देने बैठा हूं। और मेरा तर्क ये है
कि जो आपको आता है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। छत्तीसगढ़ का अंग्रेजी मीडियम वाला भी इतना हिंदी जानता है कि बात कर ले और पढ़ लिख ले। तो जो सीख चुके हो वो सिखाने की क्या जरूरत है? सिखाने की वो जरूरत है जो आगे काम आएगा और तुमको नहीं आता, जैसे अंग्रेजी में हाथ तंग है। सो नो वन कैन टेक फ्रॉम यू व्हाट यू ऑलरेडी हैव। तो सीधी सी बात है, व्हेन यू हैव द हिंदी विथ यू, मेक इट लिमिटेड एंड एनहांस द पार्ट जो आपको आगे जॉब में काम करेगा। ये मेरा तर्क है। बाकी स्टूडेंट ने ये सुझाव दिया था, ये माय सजेशन है लैंग्वेज पे, और इसमें जो भी हटेगा बदलेगा अब आप समझ रहे हैं। एक दूसरा सुझाव भी है मेरा, यदि हम इतनी सारी चीजें जोड़ते हैं तो यूपीएससी की तर्ज पर लैंग्वेज के पेपर को ही क्वालिफाइंग कर दिया जाए। नहीं समझे? जैसे सीसेट क्वालिफाइंग है, यूपीएससी में मेंस का पेपर होता है, लैंग्वेज का पेपर होता है, एक हिंदी का होता है, एक अंग्रेजी का होता है, जिसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, कंपलसरी पेपर होता है वो, लेकिन उसके नंबर आपके रिजल्ट में नहीं जुड़ते। वो सिर्फ इतना देखना चाहते हैं कि एक प्रशासक बनने के लिए लैंग्वेज की एबीसीडी आपको आती है या नहीं। और कई यूपी बिहार के बच्चे जो वैसे बैकग्राउंड से आते हैं, उनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, पर वो इंग्लिश में फेल कर जाते हैं, इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाते। और ये चिंता यहां भी होगी, यदि मैंने इंग्लिश 75 कर दिया तो जो ट्राइबल बेल्ट से आ रहे हैं, रूरल बेल्ट से आ रहे हैं, वो कैसे करेंगे? लेकिन सीखना तो पड़ेगा। तो यहां पर एक दूसरा सुझाव यह है कि लैंग्वेज के पेपर को ही क्वालिफाइंग कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस जोड़ने से सिलेबस वैसे भी बड़ा हो जाएगा, तो इसको आदमी क्वालिफाइंग लेवल तक पढ़ेगा। अब तीसरी बात, यदि ऐसे ही रखा जाए, मतलब मार्क्स वाला रखा जाए या क्वालिफाइंग रखा जाए, दोनों ही स्तर पर लैंग्वेज में से ग्रामर हटा देना चाहिए। अब आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, क्योंकि आप क्लरिकल एग्जाम नहीं दे रहे हो। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड का मतलब है आपको प्रशासनिक भाषा समझ होनी चाहिए, लिपिकीय भाषा समझ की जरूरत नहीं है। आपकी तरफ से टाइपिंग का काम तो वो करेगा, उसको ग्रामर करता है, आता है, इज, वेल, शैल, विल, वो जानेगा जो टाइप कर रहा है आपके लिए। आपको तो बोलना है। तो क्लरिकल एप्टीट्यूड सीखने की क्या जरूरत है? तो इसकी जगह क्या आना चाहिए? इसकी जगह आना चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ने की स्पीड। इसकी जगह आना चाहिए पत्राचार। इसकी जगह आना चाहिए नोटशीट चलाना। इसकी जगह आना चाहिए जनसंपर्क की शैली। एक प्रशासनिक भाषा समझ जो होती है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, रिपोर्टिंग आती है, ऑर्डरिंग आती है, तो ऑर्डरिंग पूछें, रिपोर्टिंग पूछें, लेटर पूछें, प्रेस राइटिंग पूछें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछें, और इनको क्वालिफाइंग लेवल पर रखें या फिर मार्क्स लेवल पर रखें, वो आप तय कर सकते हैं। मेरी बात समझे आप क्या कह रहा हूं मैं? ये बदलाव है, ये हटाना है, ये नंबर बदलना है। ये तीनों तरीके के सुझाव आप लैंग्वेज में दे सकते हैं। आपको जो पसंद है आप चुन लीजिएगा, लेकिन तीनों बातें रिलेवेंट हैं। ये आपको समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है तीनों का? बस मैं लॉजिक पे बात कर रहा हूं। समझ में आया पेपर 1? चलिए पेपर 2 पर बात करते हैं। निबंध का प्रश्न पत्र है, हर राज्य में होता है, यूपीएससी में होता है, सब में होना चाहिए, और इसमें बहुत बेसिक सुझाव आए हैं। हमारे यहाँ अभी 2 खंड हैं, एक नेशनल इंटरनेशनल होता है और दूसरा सीजी होता है, यही होता है। ठीक, अब यहां पर आपको टोटल कितने निबंध लिखने पड़ते हैं? 4। ठीक, तो सलाह यह है, और कई लोगों ने यह कहा भी है कि इसको 4 खंडों में बांट दो। ठीक, एक इंटरनेशनल, एक नेशनल, एक सीजी, और एक अमूर्त निबंध बोलते हैं इसको, ललित निबंध बोलते हैं इसको, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे बोलते हैं इसको। ठीक, और एब्स्ट्रैक्ट ऐसे, यदि मैं जवान होता, निबंध लिखो। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे मतलब, ठीक, यदि गंजों के सिर पे बाल होते, निबंध लिखो। जहां कल्पना के घोड़े दौड़ाने हैं और विषय को सोच के लिखना है, क्योंकि एक प्रशासक को सृजनात्मक होना चाहिए। ठीक, मेरे सपनों का भारत भी काल्पनिक निबंध है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ रेलेवेंस हो सकता है। ठीक, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब इस पे 750 शब्द लिखो, इसको बोलते हैं अमूर्त निबंध, और यूपीएससी में यही निबंध आते हैं। सारे ये लिखवाएंगे तो फिर आप तो नाराज हो जाओगे, सर इतना कहां दिमाग चलाएंगे, घिस गया तो आप दुखी हो जाओगे। हमारे लिए तो निबंध का मतलब है शराबखोरी, शराब पीने से ये नुकसान होता है, इतनी शराब बढ़ रही है, इतनी दुकान खुली हुई है, डेटा भी लिखवाते हैं उसमें, और ऐसे रोका जाना चाहिए। तो निबंध थोड़ी होता है। और हमारे यहाँ तो और महतारी वंदन योजना पे निबंध लिखो, वो योजना लिखो कि निबंध लिखो। तो कम से कम एक आध निबंध ऐसा होगा तो आप उधर तक जा पाओगे जो आप बोल रहे हो बार बार यूपीएससी। हालांकि इससे यूपीएससी पूरा पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि वहां तो सारे ऐसे होते हैं, लेकिन ये एक हो सकता है। और ये 4 निबंध ही पूछे जाएं, 4 खंडों में बांटकर पूछे जाएं, और सब में 2 में से एक चॉइस दे दी जाए। अभी कितने निबंध आते हैं? 8।
तब भी कितने होंगे? 8। लिखने कितने पड़ेंगे? 4। अभी कितने शब्दों में लिखते हो? 750 शब्दों को कर दो भाई। यदि अभी भी 4 लिखने हैं तो उसी वर्ड लिमिट में लिखना है, सब वैसे ही लिखना है। चॉइसेस थोड़ी डाइवर्सिफाई होके लिमिटेड हो जाएंगी। 2 में से 1, 2 में से 1, 2 में से 1, अभी 4 में से 2, तो वहां भी 50% था, यहां भी 50% है, तो 2/1 के रेशियो में ये 4 निबंध लिखवाए जाए आपसे, ये हो सकता है। ठीक। अब इसमें किसी ने कहा कि सर ऐसा यदि हो रहा है तो यूपीएससी दूसरे राज्य को फायदा हो जाएगा। अभी हम छत्तीसगढ़ से 2 लिख देते थे, अरे नेशनल इंटरनेशनल छत्तीसगढ़ के 2 होते थे तो छत्तीसगढ़ वालों को फायदा होता था। तो क्रांतिकारी एक सुझाव है, सीजी वाला निबंध देवनागरी लिपि लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा जाए। नहीं समझे? लो छत्तीसगढ़ आगे आ गया। सुझाव समझे में आया क्या बोल रहा हूं मैं? भाषा की पकड़ का दूसरा। अब जिसको नहीं आता वो तुरंत आ रहे सर क्या कर रहे हो, जिसको आता है अरे वाह सर क्या कर रहे हो। यही तो सब्जेक्टिव है। लेकिन लॉजिकली बताओ, यूपीएससी के पास भी चले जाओ और सीजी वाले को नुकसान भी ना हो, ये कैसे हो सकता है भाई? सीजीपीएससी सबके बारे में थोड़ी सोचेगी, मतलब 1 by 1 थोड़ी बात करेगी, वो तो ओवरऑल देखेगी, उसमें कुछ को फायदा होगा कुछ को नुकसान होगा। तो यदि ये कहा जाए कि छत्तीसगढ़ वाला जो निबंध है वो छत्तीसगढ़ी में लिखा जाए, लिपि तो देवनागरी होती है ना, लेकिन भाषा वैसी यूज की जाए, तो फिर छत्तीसगढ़ वालों, फिर तो दूसरे वाले निपट ही गए, वैसे ही बाहर हो जाएंगे, उनके 750 नंबर आई। यही करता है केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना का बोर्ड। आप लोग उन राज्यों की एग्जाम क्यों नहीं दे पाते जाकर? पंजाबी, वो अपनी लिपि, उनकी तो लिपि भी अलग है, हमारी तो लिपि फिर भी देवनागरी है, उनकी तो लिपि भी अलग है, वो अपनी लैंग्वेज में लिखने बोलते हैं। इसलिए कोई भी राज्य का अभ्यर्थी दूसरे राज्य में जाकर पीएससी नहीं दे सकता, ऐसा कानून नहीं है। आप केरल पीएससी भी दे सकते हो, मलयालम लिखना सीख लो। तो ये तो एक ऐसा क्राइटेरिया होता है, इससे बाहर के राज्यों के लिए दरवाजे बंद। अब लेकिन यहीं वाले निपट जाए तो मैं नहीं जानता। ठीक, मैं और दीप तो निपट जाते शायद। क्यों दीप? कैसे लिखते है ना? इवन बंगाल में भी बंगाली में होता है। हाँ, तो फिर बांग्ला भाषा। ये समझ में आया आपको? चलो पेपर 3 में चलते हैं। अभी मैंने जो पेपर 3, मैंने उन्हीं पेपर में सुधार की बजाय नए पेपर बनाने की बात की है। उन्हीं पेपर, अब यहाँ पेपर 3 में 2 बातें हैं। एक तरीका यह है कि पेपर 3 में इंडियन हिस्ट्री प्लस सीजी हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन जियो प्लस सीजी जियो, ये 4 खंड कर दिए जाएं। नंबर आप 200 को 250, मतलब वो तो आपके ऊपर है, और सिर्फ यही 4 चीजें रहे। तो सीजी का महत्व ज्यादा बना हुआ है और ये भी यहाँ है। और इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो सुझाव हैं उनमें मैंने कहा कि एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री में जो एम्पायर, डायनेस्टीज, रूलर्स पढ़ते हैं, दीप नाराज नहीं होना, हाँ, इनको हटा दो। और मेरे को क्या करना कि इसके पापा कौन थे, वो ना होते तो कोई और होते। रिलेवेंस क्या है वो जानने का, ये कई सालों से बात चल रही है। तो इतिहास पढ़ने में मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन उस पढ़ाई का फायदा तो हो। और इन दोनों का आर्ट एंड कल्चर पढ़ाओ मुझे, क्योंकि वो मैं आज भी देख रहा हूं, चाहे इंडस वैली की साइट्स हो चाहे ताजमहल हो। इनका आर्किटेक्चर पढ़ाओ, इनका लिटरेचर पढ़ाओ, इनका डांस पढ़ाओ, इनका म्यूजिक पढ़ाओ, इनके टेम्पल्स पढ़ाओ, इनके मॉस्क पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एंशिएंट मेडिवल की कला और संस्कृति, भारत की कला और संस्कृति के नाम से मेंस में पूछो, द्रविडियन स्टाइल पूछो, ये सारी चीजें पूछो, क्योंकि ये सारी और जरूरी है। तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ाओ मुझे, केंद्रीय प्रशासन, राज्य प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, सैन्य प्रशासन, क्योंकि वो मेरे लिए कुछ यदि जोड़ना ही है तो प्रशासन जोड़ दो। यानी जो राजा की कहानी वहानी है वो सुनने का कोई मतलब नहीं है। और उसके साथ मॉडर्न इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को जोड़ दो, ये यूपीएससी में भी है। आजादी के बाद का इतिहास, क्योंकि आजादी के बाद के इतिहास में कई दौर आए हैं, नेहरूवियन एरा से मोदी एरा तक। और जो एक पक्ष के हैं वो कहते हैं नेहरूवियन एरा अपने आप में इतिहास है, जो दूसरे पक्ष के हैं वो कहते हैं 2014 के बाद नया इतिहास है। लेकिन इतिहास तो है, हर दौर में अलग अलग लिखा गया। नरसिम्हा राव का अपना इतिहास है जो एलपीजी से जुड़ा है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को इसमें कहीं ना कहीं कनेक्ट किया जाए। और इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो मैंने बोले थे, याद करो, 8-10 जो इवेंट हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन से लेकर, रोमन से लेकर, ऑटोमन से लेकर, वर्ल्ड वॉर से लेकर कोल्ड वॉर तक, उन मेजर इवेंट्स को जोड़ा जाए। ठीक, सीजी हिस्ट्री का सिलेबस ऑलरेडी डिफाइंड है। सीजी में पुनर्गठन के बाद का इतिहास
एक हिस्सा ये यहाँ पर जोड़ा जा सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के राजा साम्राज्य को पढ़ने से मुझे कोई दिक्कत समझ में नहीं आती, क्योंकि इससे एक तो छत्तीसगढ़ के लोगों को प्लस बना रहेगा, दूसरे राज्य वाले, तो इसलिए उसको कम वम करने की जरूरत नहीं। सीजी के लोगों का प्लस बना रहे ये हर जगह बहुत जरूरी है, वरना तो कंपटीशन खुल गया तो भेद खुल जाएगा कि हम कितनी मेहनत करते हैं, पोल खुल जाएगी हमारी। इंडियन ज्योग्राफी जो दिया हुआ है, एक सुझाव तो यह है कि उसी तक कन्फाइंड रहा जाए, क्योंकि भारत है, भारत का भूगोल ही पढ़ना चाहिए और भारत के साथ छत्तीसगढ़ का भूगोल है। मैंने कहा वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में आधारभूत महाद्वीप महासागरों की समझ, बस इसको जोड़ा जा सकता, और एक पूरा पेपर हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी का बना दिया, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। ठीक, या ठीक है, इंडियन हिस्ट्री इंडियन ज्योग्राफी, सीजी हिस्ट्री सीजी ज्योग्राफी। और यदि ये इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी ही है तो फिर इंडियन हिस्ट्री के साथ आप PSIR जोड़ सकते हैं, और सीजी हिस्ट्री मतलब इंडियन ज्योग्राफी के साथ आप इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट जोड़ सकते हैं। तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि सीजी को आप पेपर 3 में रखना चाहते हैं या पेपर 3 से अलग करना चाहते हैं। यदि अलग करना चाहते हैं तो वहां से राजनीति को ले आइए और आपदा प्रबंधन को ले आइए, और इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, PSIR और इन्वायरमेंट, इनको मिलाकर एक पेपर बना सकते हैं जो इंडियन GS से जुड़ा होगा, सीजी से जुड़ा नहीं होगा। तब सीजी का क्या होगा मैं अलग से बताता हूं। चौथे प्रश्न पत्र में अब फिर नाराज हो सकते हो आप। देखो, मेरा मानना है कि ये जो साइंस है और मैथ्स है, ये जो खंड अलग अलग बने हुए हैं ना, ठीक, इनको इंटीग्रेट करके एक बेसिक खंड के रूप में रखना चाहिए। यूपीएससी में भी इतना ही महत्व दिया जाता है, हमारे यहाँ जरूरत से ज्यादा महत्व है। और वो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़वाए जा रहे हैं, इतना अच्छे से पढ़ लिए होते तो आप सब IIT में होते, नहीं पढ़े तभी तो यहाँ पे हो, तो आप फिर क्यों पढ़वा रहे हो? वो बेसिकली आपके पापा मम्मी का नीट जेईई का पैसा वसूल करवा रहे हैं, जो आपको कोटा में पढ़वाए थे कि वहां पढ़ा था, यहाँ काम आ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायो। अब यहाँ कितना रिलेवेंट है वो आपको सोचने की बात है। और इसी पेपर के साथ यदि यहीं पर आप टेक जोड़ दें या टेक प्लस एनवायरनमेंट जोड़ दें तो ये एक पूरा पेपर ही बन जाए। ये जो टेक दिया हुआ है ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसमें हम नई प्रौद्योगिकियों को भी जोड़ेंगे। याद रखो, आपके लिए अप्लाइड साइंस ज्यादा होना चाहिए, थ्योरेटिकल साइंस कम होना चाहिए। अब यदि ऐसा है तो साइंस में अप्लाइड साइंस का वेटेज बढ़ा के जनरल साइंस का वेटेज कम कर दें, और मैथ्स में मेरे विचार से बिहेवियरल मैथ्स ज्यादा होनी चाहिए। जैसे स्टैटिस्टिक्स का पार्ट आपका ज्यादा होना चाहिए, डेटा एनालिसिस का पार्ट आपका ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये वाले हिस्से को प्रशासक को ज्यादा यूज करना होता है। ठीक, उसमें परसेंटेज भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो सारी चीजें हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के वेटेज को, रीजनिंग के वेटेज को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। अभी क्या होता है कि 70 मैथ्स, 20 रीजनिंग, 10 स्टैटिस्टिक्स, मोर और लेस, या 60-30 ऐसा होता है। ये कम से कम बैलेंस होकर ऐसा होना चाहिए कि 30% ये हो, 20% ये हो, 50% मैथ्स हो, क्योंकि बड़ा खंड है तो मैथ्स के अंदर एक इंटरनल डिवीजन की जरूरत है, और इस तरीके से ये पेपर बन सकता है, पेपर 4। बाकी इसमें न्यू टेक्नोलॉजीज ऐड होनी चाहिए, इस पर तो हमने बात की हुई है। पेपर 5 में इकोनॉमिक्स में जो छूट गया है वो जोड़ देना चाहिए, और इकोनॉमिक्स में ही पेपर 7 का पार्ट 3 इंटीग्रेट करना चाहिए, जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्योंकि वो अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई चीज ही है, HRD, और वो उतना बड़ा खंड लायक है भी नहीं जिसको इन्होंने एक अलग खंड बनाकर रखा है। तो वहां से जो ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस वहां से हटा देने चाहिए, क्योंकि वो रोज बदल रहे हैं। आपका UGC बदल के अब नया आ रहा है, तो जब इंस्टीट्यूशन रह रही नहीं है स्टेबल, तो जब तक नई शिक्षा नीति स्थिर नहीं हो जाती, उसके सारे काम नहीं हो जाते, हम इंस्टीट्यूशंस को क्यों पढ़ाएं? तो आप इंस्टीट्यूशंस वहां से हटा दीजिए, वहां का HRD का पार्ट और शिक्षा नीति का जो पार्ट है वो यहीं पर इकोनॉमी, ह्यूमन रिसोर्स वाले खंड के साथ जोड़ सकते हैं। दूसरा मेरा ये मानना है कि ये जो इकोनॉमी है हमारी, आज दुनिया 2 ही चीजों पर टिकी, एक पैसा और एक ताकत, यानी इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमिक्स साथ साथ चलते हैं, और उसमें सुरक्षा इंटीग्रेट हो जाती है। तो यदि ऐसी स्थिति है तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला खंड है और जो सुरक्षा वाला खंड है, जैसे मोदी जी अभी इंडोनेशिया गए, ब्रह्मोस की डील की, पैसा आया, ब्रह्मोस से ये ताकत दिखी कि हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं, और संबंध बने। यानी इसमें मोदी जी की विजिट में इकोनॉमिक्स भी था, IR भी था और डिफेंस भी था। तो आज के दौर में ट्रंप की हरकतें देख लो आप, इकोनॉमिक्स, रिलेशन और सिक्योरिटी,
ये तीनों अलग अलग हैं या एक साथ? यदि एक साथ हैं तो एक पेपर इन्हीं का क्यों नहीं बना देते आप? ये तीनों को इंटीग्रेट करके आप एक पेपर बना सकते हैं। अब इसमें बात यह आई कि सीजी की इकोनॉमी का क्या होगा, ठीक है? तो यहीं पर छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी में रिसोर्सेस चले गए और सीजी का इतिहास हो गया। अब सीजी के 3 हिस्से बचे, एक आर्ट एंड कल्चर, एक इकोनॉमिक्स जो बहुत ज्यादा होती नहीं, हम भूगोल को ही अर्थव्यवस्था मान लेते हैं, हमारे यहाँ तो भूगोल प्लस रिसोर्स है, और एक है एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस वाले हिस्से में सीजी इकोनॉमी एंड इट्स रिलेशन विद नेबरिंग स्टेट्स आ सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था भी आइसोलेशन में काम नहीं कर रही है। पड़ोसी राज्यों के साथ कैसे संपर्क हो, दूसरे राज्यों के साथ इलेक्ट्रिसिटी शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, वाटर शेयरिंग, फॉरेस्ट शेयरिंग, जॉइंट प्रोजेक्ट्स, इन सब पर बात होनी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में सोचने और करने को बहुत कुछ है बजट और इकोनॉमिक सर्वे के अलावा। और इसी में यदि हमने सीजी इकोनॉमी जोड़कर इंडिया प्लस सीजी के वेलफेयर प्रोग्राम जोड़ दिए तो ये एक बेस्ट पेपर हो गया। कल्याणकारी योजनाएं, वो कानून के साथ पता नहीं क्यों रखी हुई हैं। स्कीम्स कहां पढ़नी पड़ती हैं? इकोनॉमिक्स में। तो वेलफेयर स्कीम्स को यहां रखा जा सकता है सीजी इंटीग्रेट करके। और यदि सीजी इंटीग्रेट होगा तो फिर आप इनमें से कोई चीज अलग भी कर सकते हैं, जैसे आईआर को पॉलिटी के लिए निकाल दीजिए, तो ये तय होगा कि आईआर इसमें होगा यदि यही पेपर है, वरना इसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए और इस वाले हिस्से को ले लीजिए। वो तो उनके पास फ्रेमवर्क के लिए है ना। और इसलिए मैं आपको, ऐसा नहीं है मैं दिल्ली आईए से लिख कर भेज देता ये सुझाव है, आप कॉपी करते बिना दिमाग लगाए पेश कर देते, वो ठीक नहीं है। मैं आपको ओपन करके रख दे रहा हूं, ये मानते हुए कि आप बुद्धिमान हैं। अपना प्लस माइनस देखिए, व्यवस्था का प्लस माइनस देखिए और फिर खुद टाइप करके सुझाव लिखिए। कट कॉपी पेस्ट करने वाले परजीवी मत बनिए कि दोस्त ने लिख दिया है मैं भी लिख दूंगा। इस व्यवस्था का हिस्सा हो तो वोट इसलिए मत दो कि पड़ोसी ने किस पे वोट दिया, ये वोट देने जैसा है। तो वोट आप गुण दोष को परख कर दोगे ना, तो सोचो समझो फिर वोट दो अपना। पेपर 5 समझ में आया? चलो पेपर 6 पे चलते हैं। मैंने तो कहा इनको हटा ही दो, क्योंकि ये ऑप्शनल लेवल पर पूछ रहे हैं और आप जीएस का पेपर बोल रहे हो। यदि इनको रखना ही है तो एक वैकल्पिक विषय डाल दो, हम उसी में पढ़ लेंगे फिलॉसफी जितना आपका सिलेबस। और यदि ये दोनों हटा रहे हैं तो यहीं पर आएगा एथिक्स का पेपर। और इस एथिक्स के पेपर में आप ये रखिए, क्योंकि भारतीय दर्शन से ज्यादा नैतिकता कोई नहीं। तो जो एथिक्स है इसके 2 पार्ट होंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब होगा केस स्टडी जो मैंने बताई सीजी की प्रॉब्लम पर, और वो सब हो जाएंगी। और थ्योरी का मतलब है नैतिकता की समझना, और नैतिकता को समझने के लिए वेद से बड़ा ग्रंथ कौन सा है, गीता से बड़ा ग्रंथ कौन सा है, तो आपको सिखा रहा है क्या सही है और क्या ठीक है। सांख्य दर्शन ले लो, अरे हर दर्शन में हमारे युक्त विवेक की बात की गई है, मन की शुद्धि की बात की गई है, आत्मा की। तो भारत का तो दर्शन ही नैतिकता का दर्शन है। तो इंडियन फिलॉसफी पूरी रखो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इस बात पर हम सब एक राय हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी हटा देनी चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं वेस्टर्न फिलॉसफी में ग्रीक फिलॉसफी रखो। वेस्टर्न फिलॉसफी में जो ग्रीक फिलॉसफी है, जिसमें आप स्पा लेते हैं, सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, ये एथिकल फिलॉसफी है। तो यूपीएससी में भी वेस्टर्न में उन नैतिक दार्शनिकों को रखा गया है जो आपको नैतिकता सिखाते। तो फिलॉसफी की चीजों को लेकर एथिक्स से जोड़कर वैसा ही पेपर बनाया जाए जैसा यूपीएससी में है। छत्तीसगढ़ का टच रखने के लिए यह किया जा सकता है कि आप इसमें सीजी रिलेटेड केस स्टडीज को शामिल करें, ठीक है। अब मान लो यहां पर सिर्फ एक ही खंड जोड़ा हमने, कौन सा, एथिक्स का। मैं ये चाहता हूं कि एथिक्स जो है वो यूपीएससी जितना एक पेपर ना हो। यूपीएससी का एथिक्स वाला पेपर का हम 50% ही सिलेबस लें, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा नैतिकता सिखा रहे हैं। इतने नैतिक होके क्या कर लेंगे हम, मतलब एक पूरा पेपर बनाने लायक हम ना रखें, उनका आधा हिस्सा लें और आधा हिस्सा में एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ये टॉपिक डाल दें। और इसमें भाई हमारे यहाँ सैद्धांतिक एथिक्स दर्शन है और व्यवहारिक एथिक्स क्या है, संविधान। तो इसी में डालिए कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सीजी एडमिन ज्यादा है नहीं तो वो इसी में शामिल किया जा सकता है मेंस के लेवल पर। तो एथिक्स प्लस एडमिनिस्ट्रेशन को एक पेपर बनाया जाए और पॉलिटी का 50% वेटेज हो पबेट के साथ और 50% वेटेज होना चाहिए एथिक्स के साथ, ठीक। एक्ट्स वगैरह की जरूरत है तो आप इसमें डाल सकते हैं, अदरवाइज संविधान और लोक प्रशासन को जोड़कर
ये एक पेपर बनना चाहिए, एथिक्स 50% और ये 50%। ठीक, अच्छा हाँ, इसी से ध्यान आया, मुझे नहीं पता आगे सिलेबस कैसे बदलेगा, और अब जब हम पढ़ाएंगे, हम में से ज्यादातर बच्चे आप में से वही हैं जो अभी क्लास कर रहे हैं प्री या मेंस का, तो अब ये तनाव रहेगा कि हमने कुछ पढ़ा दिया, पता चला वो सिलेबस से हटा दिया, जोड़ दिया। तो एक तो दिमाग में ये मानकर रखो कि सिलेबस आज से नहीं 50 साल से बदल रहा है, और बदलने के बाद कुछ भी पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं हुआ। हर बार के बदलाव में कुछ नया ही जुड़ा है, लेकिन पुराना जो पढ़ा है वो कभी खराब नहीं हुआ। और इसलिए मन से ये बिल्कुल निकाल लीजिए कि आपका पढ़ा हुआ कुछ काम नहीं आएगा। यही बात टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई है। आप में से कई लोग मॉनसून दे रहे हैं, कई लोग आगे की टेस्ट सीरीज प्लान कर रहे हैं, कहीं यहाँ पर कहीं और पर। तो बिल्कुल ये मत मानिए टेस्ट देने का मतलब सिलेबस से ज्यादा प्रैक्टिस है। आप एक दिन में 20 प्रश्न लिख रहे हैं, मान लो उनमें से 2 प्रश्न जो सिलेबस के थे वो नहीं भी आएंगे, लेकिन वो 2 नहीं आने से जो टेस्ट से आपको आउटपुट मिल रहा था उसमें क्या कमी आ रही? एक तो जो आपने पढ़ा हुआ है लगभग वही आगे रहेगा ही, तो जो आप पढ़ रहे हैं काम आएगा। दूसरा, टेस्ट से जो आपको एक्सपीरियंस मिलना है वो आएगा। तीसरा, जो आपकी आंसर राइटिंग है वो हो ही रही है। तो ये फिर वही लोग हैं जो कल सिलेबस बदल गया कह के पढ़ना छोड़ दिए, और अब टेस्ट में कैसे दूं, मन नहीं लग रहा है बोल के टेस्ट देना छोड़ देंगे, क्योंकि मक्कारों को मौका चाहिए काम चोरी का। अब आप यदि ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपको यही बोल रहा हूं जो बोला, उनको मौका चाहिए। तो आप बोलेंगे नहीं यार टेस्ट में कैसे देंगे, ये वाला ऐसा हो जाए, जबरदस्ती के एक्सक्यूज निकालेंगे। तो ना आपकी टेस्ट सीरीज में कोई फर्क पड़ रहा है, ना आपके सिलेबस में कोई फर्क पड़ रहा है, किसी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ नया जुड़ जाएगा तो वो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, कुछ पुराना पढ़ा था वो बदल जाएगा तो भी पुराना पढ़ा हुआ काम आएगा। पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं हो। मुझसे बड़ा उदाहरण क्या चाहिए आप? मैंने तो जो पढ़ा था उसमें से 10% भी सिलेबस में ना बचा हो, इतिहास भूगोल छोड़ के, पर मैं तो पढ़ा रहा हूं आपको और पढ़ रहा हूं नया, क्योंकि पढ़ाना एक कला है, और जिसको कला आ गई वो कुछ भी पढ़ा लेगा और कुछ भी पढ़ लेगा, और वो आप प्रैक्टिस से कर रहे हो। और मैं हमेशा कहता हूं कि यदि डॉक्टर मेडिकल पढ़ता है, साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी पढ़ता है, तो प्रशासक को पढ़ना ही चाहिए लोक प्रशासन। तो मैंने आपके सारे ग्रुप में जो बैच हैं एक मैसेज भिजवाया है। अब जब सिलेबस भी बदल रहा है, इतनी चीजें हो रही हैं, तो मैं शाम को पबेट पढ़ाने वाला था एक बैच में, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा ज्यादा पढ़ा दूं, और क्यों ना हर DIA के हर स्टूडेंट को पढ़ा दूं, चाहे उसका मेंस में एडमिशन है या नहीं, कि एक प्रशासक बनने के लिए लोक प्रशासन की क्या समझ होनी चाहिए। तो आपके बैच में जब आएगा, यदि आप मेंस में हैं, PCM में हैं, तो जब आएगा तब आएगा। जिनके पास समय है, ऊर्जा है, पढ़ने की हिम्मत है, वो शाम को आज से हर DIA के एनरोल्ड स्टूडेंट के लिए, चाहे वो किसी भी बैच में हो, पब्लिक एड की क्लास आज से ओपन है, 8-10 दिन जो भी मैं लूंगा। उसमें सीखिए कि लोक प्रशासक को लोक प्रशासन जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये वो समय है जब परीक्षा का ज्यादा प्रेशर वेशर नहीं है। लेकिन अभी आप में SI का हो तो मैं नहीं जानता, है ना, अभी होने वाला है, लेकिन पढ़ सकते हैं तो शाम को पढ़ सकते हैं। शाम को 5:30 बजे वो क्लास है, आज से ही शुरू करेंगे, आपको मैसेज आया है। तो पबेड आप याद रखिएगा, इसमें अनिवार्य है और जोड़ा जाना चाहिए। दीप ये तो टाइम हो गया, तुम क्या क्लास लोगे आज, है ना, मन नहीं हो रहा तुम्हारा, तो तू 4 क्लास और मांगेगा एक दिन की, रहने दे। अभी तो इनको मजा आ रहा है, बाद में पढ़ लेंगे। और 2 किस चीज का 2 दिन, मतलब ये कोई क्षतिपूर्ति मांग रहा है क्या? भाई आज का टाइम हो जाएगा तो 1 क्लास वो हो गई, अब वो 1 की बदले 2 मांगेगा, बताओ इसका कोई लॉजिक है? ठीक, और ये वाला सिलेबस बढ़ गया तो ये तो बूढ़े ही हो जाएंगे फिर, है, नया वाला जुड़ गया तो। और इनको भी मजा आता है उम्र देखे बिना, है ना, ये समझ गए आप। 7वां, अब देखो, हाँ ये प्रश्न पत्र हो गए। अब मेरा ये कहना है कि यदि इन खंडों में हमने छत्तीसगढ़ नहीं जोड़ा, तो एक मॉडल ये भी हो सकता है कि हम जितने भी UPSC के सब्जेक्ट्स थे उनको 6 पेपर में कन्फाइंड करें, उनमें से पेपर 1 यानी जो लैंग्वेज था वो क्वालिफाइंग करें। तो अब हमको कितने पढ़ने पड़े? 5, और 2 पेपर सिर्फ छत्तीसगढ़ के रखे। अब बाहर वाला आके बिगाड़ ले जो बिगाड़ना हमारा। ये एक और मॉडल है जो उत्तराखंड में कई यहाँ यूज होता है, जिसमें दूसरे राज्य वाला कुछ कर ही नहीं पाता। वो पेपर के अंदर खंड नहीं, अभी भी वही है हमारे यहाँ। 75-75 करके मिलाओगे तो छत्तीसगढ़ कितने अंकों का आता है? अरे सोच के देखो, CG लैंग्वेज 50, छत्तीसगढ़ के निबंध 100, 150 हो गए, और 75-75-75 के कितने खंड है हमारे पास? 3 ही है, 3 या 4, एक CG हिस्ट्री, एक CG ज्योग्राफी इकोनॉमी, और एक CG आर्ट एंड
कल्चर। तो 75 75 75 मिलाकर 225, 225 और 150 मतलब 400 अंकों के करीब का सीजी का वेटेज है। मैं कह रहा हूं 2 पेपर ही बना दो, 25 अंक और बढ़ा दो। सीजी के सीधे सीधे 2 पेपर बना दो। अब 8 हो गए आप बोलेंगे, अब यदि 8 हो गए तो लैंग्वेज क्वालिफाइंग करके वापस 7 हो गए। और ये वाले मॉडल में तो सीजी वालों की बल्ले बल्ले, क्योंकि पूरे का दिक्कत क्या है कि अभी क्या होता है, बाहर वाले राज्य का आया, उसने इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी से 66 नंबर ले लिए और सीजी हिस्ट्री उसका नहीं भी बना तो क्वालिफाई कर गया। आप क्वालिफाइंग का मतलब नहीं समझ रहे हो, यहां पर अलग पेपर बनाने का फायदा। लेकिन यदि एक पेपर पूरा सीजी का है तो दूसरे राज्य वाला क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगा। अभी क्या है, इंडियन जीएस के साथ डाला हुआ है सब, तो फिलॉसफी सोशियोलॉजी किसी से बन गया तो सीजी आर्ट एंड कल्चर नहीं भी आता उसको या कम आता है तो भी क्वालिफाई कर जाता है। तो दूसरे राज्य वाले के लिए अभी भी थोड़ा बहुत स्कोप बचा है और आप देखते हो हर साल 10% लोग सिलेक्ट होते भी हैं। लेकिन यदि 2 डेडिकेटेड सीजी पेपर हो गए इंडियन जीएस वो करके, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब ये सुझाव पर है, आप मानना चाहे माने, बताना चाहे बताएं। और ऐसी स्थिति में 7वां प्रश्न पत्र छत्तीसगढ़ पर केंद्रित होगा। इसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, संसाधन, जिला परिचय। 8वां प्रश्न पत्र भी छत्तीसगढ़ पर होगा। इसमें छत्तीसगढ़ का प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कल्याणकारी योजनाएं और कला संस्कृति। सारे पेपर ही ऐसे हो गए। अब यदि ऐसा हो गया तो ये मॉडल तभी लागू होगा, ध्यान से समझिएगा, जब वैकल्पिक विषय नहीं है। तो अब देखो, आपके पास पेपर के कई मॉडल हो सकते हैं। एक, करंट जो 7 पेपर चल रहे हैं उसके अंदर ही कुछ प्लस माइनस कर दिया जाए। दूसरा हमने क्या कहा, न्यू पेपर्स बना दिए जाएं। न्यू पेपर्स बना दिए जाए में एक मॉडल है लैंग्वेज क्वालिफाइंग, जो बाकी बचे हैं, ठीक है, उनके 5 की जगह 4 पेपर, 4 या 5, अब ये 4 या 5 क्यों बोल रहा हूं मैं बताता हूं आपको, और 2 पेपर सीजी के। ये 4 रखो यदि एक ऑप्शनल रख रहे हो तो, 2 मत रखो ऑप्शनल के, यूपीएससी की तरह 1 रख दो, तो आदमी हिस्ट्री थोड़ा ज्यादा पढ़ ले। और यदि ये ऑप्शनल वाले मॉडल पर नहीं जाना है तो अभी हमने बताया कितने पेपर, 5 पेपर इंडियन जीएस से जुड़े हुए या इन जनरल जुड़े हुए, निबंध विबंध सब मिलाकर, निबंध से लेकर जीएस 1 2 3 करके या 1 2 3 4 करके और एक निबंध करके, और ये आ जाएगा सीजी के 2 पेपर। ये एक मॉडल हो सकता है, या जितनी चीजें कही है इसी के अंतर्गत आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो करंट पेपर में इंटीग्रेशन भी हो सकता है, नए पेपर का क्रिएशन भी हो सकता है। और इसलिए मैंने कहा कि एक प्रश्न पत्र को बढ़ाकर अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहता है तो उपरोक्त व्यवस्था, अन्यथा प्रश्न पत्र क्षेत्र में जो भाषा है वो क्वालिफाइंग की जा सकती है। ठीक, यथासंभव सभी लोगों को ध्यान में रखकर मैंने ये तैयार किया है, लेकिन मुझे पता है कि आप अपनी पसंद नापसंद, अपने हित अहित को देखते हुए ही ध्यान देंगे। मेरा ये मानना है कि हम सब 3-4 बातों पर एकमत हो सकते हैं, और वो ये हो सकता है कि निबंध में एक अमूर्त निबंध रखा जाए, लैंग्वेज में सीजी लैंग्वेज के महत्व को थोड़ा बढ़ाया जाए, है ना, इंग्लिश पे हिंदी पे या बैलेंस किया जाए, कम से कम 75-75। निबंध में एक अमूर्त निबंध वाली बात पर हम एग्री कर सकते हैं। हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल, राजवंश वगैरह को हटाया जाए, इस पर लगभग सबकी सहमति बन सकती है, उस पर कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। पॉलिटी पॉबेट को अलग से लाया जाए या उसके वेटेज को बढ़ाया जाए, इस पर भी सबको, क्योंकि 50 अंकों के लिए उतना सारा पढ़ना उचित नहीं है, तो इसमें सबकी सहमति हो सकती है। सीजी का जितना सिलेबस है वो वैसा ही रखा जाए, इस पर हो सकता है। मैथ्स और उस साइंस वाले में साइंस पर थ्योरेटिकल पार्ट हटाकर अप्लाइड पार्ट बढ़ाया जाए, या मैथ्स में स्टैटिस्टिकल पार्ट बैलेंस आउट किया जाए, इस पर हम सब राय दे ही सकते हैं। अप्लाइड साइंस में कुछ नई टेक्नोलॉजीज जोड़ी जाएं, एनवायरमेंट में कुछ नए टॉपिक्स स्पष्ट किए जाएं, इस पे हमारी सहमति हो सकती है। फिलॉसफी में वेस्टर्न फिलॉसफी का जो अननेसेसरी सिलेबस है वो हटाया जाए। सोशियोलॉजी का जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हटा दिया जाना चाहिए। पेपर 7 की स्कीम्स को क्लियरली बताना चाहिए, यदि हम उसको वहां पर रख रहे हैं। क्लियरली मतलब जैसे सीजी में कोई भी एक्ट पूछ लेते हैं तो आप सिलेबस में 10 एक्ट लिख दो, हम 10 एक्ट पढ़ लेंगे, 20 लिख दो, 20 पढ़ लेंगे। कोई भी एक्ट लिखोगे तो क्या पढ़ लेंगे हम आज कुछ पढ़ेंगे, तुम कल कुछ और पूछ लोगे। तो एक्ट्स को स्पष्ट किया जाए, 10-15 एक्ट पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बीएनएस बीएनएसएस को पढ़ाने का बोझ हमारे सर से हटाया जाए। यदि पढ़ाना भी है तो वो पढ़ाओ जो डिप्टी कलेक्टर तहसीलदार के काम आएगा। आप वो क्यों पढ़ा रहे हो जो महिला के सुरक्षा से जरूरी है,
उसको सोशल इशू में डालो। तो बीएनएस बीएनएसएस को यदि पढ़ाना भी है तो वो वाला रखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है, जिस पर आपको लगाना पड़ेगा, कोई ऑर्डर लगाना है, कोई तड़ी पार करना है, किसी को लाइसेंस जारी करना है, वो वाले प्रोविजंस ज्यादा रिलेवेंट है वहां पर, रादर देन वुमेन सिक्योरिटी पर फोकस करके। और पूछ कुछ भी लेते हैं वो, पहले आईपीसी था तो 48, 148, 149 कुछ भी पूछ रहे थे। ठीक। पार्ट 2 जो है इंटरनेशनल रिलेशन की तरह जोड़ा जाना चाहिए। स्पोर्ट्स हटाया जाए, इस पर लगभग सहमति होनी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स ऑलरेडी पूछा जा चुका है और स्पोर्ट्स में ऐसा कोई मेंस में एनालिसिस जैसा है नहीं। पूछना हो तो निबंध पूछ लो, भारत में खेल क्यों नहीं चल रहे हैं। तो स्पोर्ट्स वाले खंड को पेपर 2 में हटा देना चाहिए। पार्ट 3 जो है उसमें ह्यूमन रिसोर्सेस रख के इंस्टीट्यूशनल जो सेटअप है उसको हटा देना चाहिए। तो क्या क्या हटा देना चाहिए मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। क्या क्या जोड़ा जा सकता है वो मैंने बताया है। जोड़ा जाना चाहिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये देखना पड़ेगा कि सिलेबस की विड्थ, लेंथ, विड्थ वो सब कुछ समझते हुए हम सिलेबस में कुछ बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है। अब एक कुछ और बदलाव यहां पर जो है, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर जो मैंने सोचा है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सुझाव तो किसी भी बारे में दिए जा सकते हैं, तो इस बारे में भी हो सकता है। देखो क्या लिखा है। प्रारंभिक परीक्षा में सबसे बड़ा संकट है इंडियन जीएस का पहाड़ 50 क्वेश्चंस के लिए उठाना। आपने पूरा हिस्ट्री पढ़ा, एक एंशिएंट से, एक मिडिवल से, 2 मॉडर्न से। आपने पूरा भूगोल पढ़ा, 3 सवाल आए हिमालय से, बाकी नदी से लेकर सब बेकार ही हो गया। इतना सारा सिलेबस और सवाल ही नहीं है। तो सुझाव क्या हो सकता है? 150 क्वेश्चन किए जाएं। इंडियन जीएस के कम से कम सवाल थोड़े बढ़ेंगे, 75 सवाल आ जाएं। और सीजीजीएस, इसमें सामान्य अध्ययन के अंतर्गत यही पाठ्यक्रम ज्यादा है। और सीजी में 25 में कौन से हिस्से जो मुझे लगते हैं अनछुए रह जाते हैं या उनको पूछा नहीं जाता है, जैसे सीजी करंट पर बहुत सारा मामला नहीं होता है। सीजी पंचायती राज स्पेसिफिकली इसमें चाहे तो जोड़ सकते हैं। सीजी के एक्ट से जुड़े सवाल भी प्री में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक्ट्स वगैरह फैक्चुअल होते हैं। सीजी की स्कीम्स को अलग से हाईलाइट कर दें, आता सब है, पर मैं कह रहा हूं सीजी के कुछ एरियाज के फोकस को बढ़ाया जा सकता है। जैसे एडमिन वाले हिस्से से कम आते हैं, हिस्ट्री ज्यादा आता है, आर्ट एंड कल्चर ज्यादा आता है, रिसोर्स ज्यादा आता है, इकोनॉमी को बढ़ाइए थोड़ा सा, तो फिर सीजी में भी 75 का स्कोप बन सकता है। सवाल यह है कि यदि 150 सवाल होंगे तो समय कितना होगा? 3 घंटा कर दो और बड़े सवाल पूछो। 2 घंटे की जगह 3 घंटे का पेपर करके बड़े सवाल पूछ सकते हैं। या फिर एक दूसरा मॉडल भी हो सकता है, ये अभी कहीं नहीं हुआ है, सब जगह 2 ही पेपर होते हैं। अब सीजी वाले तो नया करने के लिए जाने जाते हैं, 3 पेपर कर दो। पढ़ाई करने वाले बच्चे की मेहनत दिखेगी ना। मैंने कहा ये अभिनव प्रयोग होगा, ये कहीं नहीं हुआ है, मैंने सोचा तो मैं बता रहा हूं, आप सहमत असहमत हो सकते हैं। एक इंडियन जीएस का पेपर, एक सीजीजीएस का पेपर और एक सीसेट का पेपर। 6 घंटे परीक्षा दो, परीक्षा ही तो लेना है, पर गहराई से जांच होगी ना व्यक्ति के ज्ञान की। 3 पेपर ले लो आप, ठीक है। ऐसे ये 3 पेपर नया ही चीज होगा, हालांकि ऐसा इतना क्रांतिकारी इन लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमको तो सुझाव देना है नया। तीसरा सीसेट जो मैंने कहा, इसमें इसका महत्व बढ़ना चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूं। ऐसे सवाल हमारे यहाँ क्लरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड नहीं पूछा जाता, और इसलिए मैथ्स, लैंग्वेज और डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन के बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा, पर कम से कम ऐसा करो कि ये 50-25-25 तो कर दो, और नहीं लगे तो कम से कम 60-25-15 तो कर दो। अभी तो वो 80-15-5 पूछते हैं, वो भी आ गया, लैंग्वेज तो आ गया। तो लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट, या तो लैंग्वेज रखो ही मत, फिर मैथ्स रीजनिंग के साथ आप सीधे डिसीजन मेकिंग रख लो। तो एक सुझाव ये भी हो सकता है कि प्री के स्तर पर लैंग्वेज को हटा दो, जबरदस्ती का बर्डन रहता है। अब ये चॉइस है, ठीक है। क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन क्वालिफाइंग पेपर में भी कई लोगों की जान चली जाती है, वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। तो इसको बैलेंस आउट करना तो जरूरी है, ठीक। सिर्फ मैथ बेस्ड यदि है तो यकीन मानिए ये कैसा एप्टीट्यूड है? क्लरिकल। एक बार नौकरी में जाओ और मुझे बताना आपको कितना गणित करना पड़ रहा है वहां पे, और कौन सा गणित करना पड़ रहा है ये भी बताइएगा। कौन सा कैलकुलेशन करना पड़ता है पटवारी से कलेक्टर तक बताइए। तो बात जरूरत की है ना, इंजीनियर बन रहा है तो गणित जरूरी है, क्योंकि उसके बिना वो पॉलिसी मेकिंग, एग्जीक्यूशन कुछ नहीं कर सकता। सिविल सर्वेंट बन रहा है तो उतना जरूरी
नहीं है, ये तो जॉब की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा ना, और उसी हिसाब से आपको आपने एप्टीट्यूड जोड़ा है तो जोड़िए। और मैं हमेशा इसमें ना ये मानकर चलता हूं कि ये जो मैथ्स, रीजनिंग, ये वाली जो चीजें हैं, ये अभी भी हमारे एग्जाम्स में अर्बन एलाइट डोमिनेंस है, और आप सब अर्बन एलाइट में आते हैं। जिनको कोचिंग का एक्सेस है, जिनको टीचर का एक्सेस है, वो व्यक्ति जो रिमोट एरिया में पड़ा हुआ है ना, वो इन्हीं कारणों से बाहर है, अंग्रेजी, मैथ्स, रीजनिंग, क्योंकि उनकी ये एप्टीट्यूड है ही नहीं, और वो बेचारे कितना भी पढ़ लें वो उसी में क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो उनसे सिविल सर्वेंट बनने का अधिकार क्यों छीना जाए इस क्वालिफाइंग। यही हुआ, 25% सिलेक्शन था हिंदी मीडियम का 2011 में यूपीएससी में, 0.25% बचा 2024 में, 1% भी सिलेक्शन ना है। अब जाके 3-4-19 करीब में ऐसा हो गया था, अब जाके 3-4% पहुंचा है, और ये सिर्फ और सिर्फ इस पेपर से हुआ जो होता कमेटी, अग्रवाल कमेटी ने लाया, सीसेट। पहले नंबर जोड़ते थे, क्योंकि इसमें तो अर्बन एलाइट, इंजीनियर्स, एडुकेटेड, वही लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। ग्रामीण पृष्ठभूमि के आदमी के दो ही डर हैं, और इसलिए गांव में दो ही दुकानें चलती हैं, गणित की और अंग्रेजी। गांव गरीब के तो दो ही डर हैं, गणित और अंग्रेजी। कोई एक्सेप्शनली उसमें वो निकल जाए तो बात अलग है, लेकिन हम इस दर्द को समझ नहीं सकते। हमारा काम बनता, भाड़ में जाए ग्रामीण जनता, ये तो पर्सनल उसकी बात है ना। तो प्रीलिम्स के लेवल पर मैंने 3 बातें कही। पहली बात, प्रश्न बढ़ाए जा सकते हैं। दूसरी बात, पेपर बढ़ाए जा सकते हैं। तीसरा, सीसेट को बैलेंस आउट किया जा सकता है। एक चौथा भी सुझाव वो है, व्हेन वी यूज्ड टू गिव एग्जाम, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, अब उसमें ना प्रोजेक्शन का वो मिलता था। प्रोजेक्शन समझ रहे हैं, तुक्का मारना ही बोल लीजिए आप, अनुमान लगाना। लेकिन याद रखो, पूरी प्रशासनिक नौकरी अनुमान लगाने पे टिकी है कि ये योजना आएगी तो जनता कैसे रिएक्ट करेगी, गलत हो गया तो जनता पिटाई करेगी। तो ये जो नेगेटिव मार्किंग है ना, ये आदमी को सोचने से रोक देती है, क्योंकि उसको सीधा अरे यार अनुमान लगाने से रोक देती है। और मैं पता नहीं क्यों ये फिर वो इसी दबाव में लाया गया कि नीट जेई में होता है, इसमें होता है, तो सिविल सर्विसेज में भी नेगेटिव होनी चाहिए। तुक्का, मैं कह रहा हूं तुक्का मारना क्यों गलत है प्रशासक के लिए, क्योंकि प्रशासन ही तुक्का है पूरा। पायलट प्रोजेक्ट क्या है? तुक्का है। प्रशासन में क्या कहेंगे, सर्टेनिटी तो आ ही नहीं सकती। प्रशासन का मतलब ये जो जोन ऑफ अनसर्टेनिटी में किया जाए वही प्रशासन है, जो अनिश्चितता के वातावरण में किया जाए वही प्रशासन है, जिसका परिणाम ना जाना जा सके वही प्रशासन। और जब हमको नौकरी ऐसी करनी है जिसमें सही है या गलत पता ही नहीं चलेगा, डिसीजन सही है या गलत पता ही नहीं चलेगा, जनता समझ रही है या नहीं पता ही नहीं चलेगा, तो प्रश्न बनाते समय हमको वो मौका क्यों नहीं दे रहे हो आप तुक्का मारने का। ये मेरे लॉजिक, आप इससे काउंटर लॉजिक भी दे सकते हैं, पर इस क्लास में मौका नहीं मिलता है। और मैं इस लॉजिक से कह रहा हूं कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। आप मेरी बात से सहमत है तो लिखकर भेजिए, क्योंकि प्रोजेक्शन का अधिकार संज्ञानात्मक बोध को बढ़ाता है, कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, ऐसा मुझे लगता है। साइकोलॉजी के लेवल पर ये ऐसी बात, ठीक है। अनुमान आधारित जो काम होते हैं, और अनुमान को रोक देता है नेगेटिव मार्किंग। तो ये 4 हिस्सों में इसकी बात की जा सकती है। अन्य सुझाव जो आपने दिए थे, इसके बाद भी कुछ छूट गया तो मैंने आखिरी में अलग से स्लाइड में डाला, ठीक। करंट अफेयर्स का महत्व हालांकि इस बार बढ़ा है, लेकिन इसको निरंतर रखा जाना चाहिए, ये सुझाव आप दे सकते हैं। और करंट अफेयर्स में छत्तीसगढ़ समसामयिकी आधा होना चाहिए ताकि हम लोगों की इंपॉर्टेंस बनी रहे। तो ये एक मामला है। यदि आप ये चाहते हो कि आप फैक्चुअल से कंसेप्चुअल बनाओ, आलोचना, समीक्षा, परीक्षा, विवेचन, क्रिटिकली इवैल्यूएट, इल्यूसिडेट, क्रिटिकली एनालाइज, इस पर जाना चाहते हो तो ये बंद करो। ये 2 मॉडल पर सवाल रखो, पढ़ना भी आसान होगा, पढ़ाना भी आसान होगा। 30-60 वर्ड जितनी पढ़ाई प्री के लेवल पर हो जाती है, प्री और मेंस के अंतर को बनाए रखना है। तो ये हमारे यहाँ नौटंकी चलती है कि 30 वर्ड, अब 30 वर्ड से पढ़ाओ तो फिर मैं कहां से मनसबदारी का इवैल्यूएशन करूं। पहले तो बोलूंगा जात थे, सवार थे, 400 थे, 500 थे, पूरा फैक्ट लिखवाना पड़ेगा। फिर दीप बोलेगा सर 5000 क्लास दे दो इतिहास की, जात सवार के बराबर है ना। अच्छे से नोट्स बनेंगे 30 वर्ड से लेकर। अरे लेकिन वो परीक्षा तो दे, नोट्स ही बनाते मर जाएगा। और इसमें इसकी मेरी गलती नहीं है, आप समझो, गलती इस पैटर्न की है। यदि मैं आपको लॉन्ग आंसर सिखाऊंगा तो आपके फैक्ट्स छूट जाएंगे, और फैक्ट्स बताऊंगा तो लॉन्ग आंसर तक जाते जाते आप थक जाएंगे। और इस सुझाव को तो हम सबको देना चाहिए कि मेंस में ये जो वर्ड पैटर्न है ये बंद होना चाहिए। 2 तरीके के सवाल आए, जैसे यूपीएससी में आते हैं 150 शब्द, 250 शब्द, बात खत्म, करेक्ट। और इस पर किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। इससे प्री और मेंस का अंतर स्पष्ट होगा। फिर ये दीर्घ उत्तरी में भी आलोचना, समीक्षा, विश्लेषण
संश्लेषण सब आप कर पाओगे, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, एक चीज जो मेरी छूट, ये किसी ने दिया नहीं है सुझाव, मैं ही सोचना लिखना भूल गया था, फिर मैं दोबारा टाइप वाइप नहीं करवाता, तो मैंने जोड़ा है। जब आप ये ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा पेपर मजेदार होना चाहिए, और पेपर मजेदार हो तो मैपिंग से जुड़े सवाल आने चाहिए। छत्तीसगढ़ का मैप बनाकर 4 जगह दिखाई और बोला इसके बारे में लिखो, ये कौन सी जगह है। यूपीएससी में होता है, वर्ल्ड में होता है, ज्योग्राफी में आता था, हिस्ट्री में आता था। तो एक किसी खंड में जोड़ा जाए, एक दुनिया का नक्शा दिखा के 4 जगह दिखाई, एक इंडिया का नक्शा दिखा के 4 जगह दिखाई, एक छत्तीसगढ़ इसलिए ताकि हमारा वाला आगे रहे, माटी का लाल, सन ऑफ सॉइल, महतारी का बेटा, समझ गए। तो तीनों की मैपिंग से जुड़े सवाल यदि बनाए जाएं तो मामला अच्छा रहेगा, थोड़ा सा मजेदार होगा पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, कि बहुत बोझिल भी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। हम, मेरी कोशिश है कि जो भी टॉपिक या वो बताएं उसमें वही इंटरटेनिंग वाला टच रहे, लेकिन पढ़ाई इंटरटेनिंग नहीं होती, आप कितना भी बोलो। मतलब एक समय के बाद पढ़ाई में मजा आए बहुत मुश्किल है, कठिन है पढ़ाई में मजा खोजना, बाकी खोजने वाले खोजते हैं। ठीक, ये भाषा हमने कहा, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, पत्राचार, रिपोर्ट, पब्लिक नोटिसेस, जनसंपर्क, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक सुझाव मुझे बड़ा अच्छा लगा, बच्चों के नाम तो नहीं पता, पर मैंने कल आखिरी में पढ़ा तो उसमें आया, सर इस पे विचार होना चाहिए। हमारा साइकिल बहुत अच्छा चल रहा है नवंबर वाला, अब देखो यदि हम इस नवंबर वाले साइकिल को मई वाले साइकिल में बदलते हैं तो एक ट्रांजिशन का टाइम मिल जाएगा। जैसे अभी नवंबर में ही नया सिलेबस आ गया, यानी ये वाला नोटिफिकेशन जो आया 26 नवंबर का और नया सिलेबस आ गया, और अभी 1 महीना सुझाव लेंगे, मतलब जुलाई गया, अगस्त मिड में सुझाव नया सिलेबस आएगा, सितंबर अक्टूबर में कौन सा पहाड़ उखाड़ लोगे आप, फिर प्री में लग जाओगे और फिर नया पढ़ोगे कब। फिर आपने जो 1 साल से टाइम टेबल बनाकर रखा था कि मेरा सिलेबस अभी हो गया है, मैं उस समय रिवाइज करूंगा, फिर रिवाइज नहीं करोगे, फिर आप यदि प्री निकल गया तो जो नया जुड़ा हुआ मेंस है वही पढ़ोगे, तो आपकी पूरी तैयारी धरी रह जाएगी। इसलिए एक चीज ये हो सकती है कि एग्जाम साइकिल बदलते हुए, अब यदि ये मई में प्री होता है आपका या जून में होता है, मतलब फरवरी में नोटिफिकेशन आकर जैसा यूपीएससी में होता है, तो 4 महीने का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो ये लगभग 6 महीने, 4 से 6 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं एग्जाम साइकिल बदले तो। हम यूपीएससी जैसी ही साइकिल कर दे, यूपीएससी, यूपी, ये सब एक टाइम पर ही होते हैं। दूसरा इसमें फायदा क्या है कि इसमें प्री का एग्जाम जो 1 दिन होता है वो गर्मी में होगा, लेकिन मेंस का एग्जाम जो 3-4 दिन होता है वो विंटर में होगा, जैसे यूपीएससी का होता है। और इससे जो अभी गर्मी, हीट स्ट्रोक जो बर्बाद हुए हैं लोग मेंस देते हुए, वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। छत्तीसगढ़ जैसे ट्रॉपिकल स्टेट में गर्मी में कोई कैसे मेंस ले सकता है, तो ये बहुत सही बात है कि साइकिल बदला जाए। और साइकिल बदलने से 2 फायदे, एक टाइम मिल जाएगा ट्रांजिशन का आपको तैयारी करने का, नए पुराने सारे लोगों को, और दूसरा फायदा ये होगा कि ये जो गर्मी वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तीसरा ये होगा आपका एग्जाम, अब पता चला आपका सीजी का प्री है, यूपीएससी का इंटरव्यू है, नहीं समझे, ये भी कई लोग परेशान होते हैं धोखे से, जिनका दोनों करके कोशिश कर रहे हैं। सीजी का मेंस है तब यूपीएससी का प्री है, ये तो अभी हुआ था। अब आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो प्री कैसे दोगे, तो होगा ये कि दोनों का प्री साथ में है, तो पहले प्री मोड में पढ़ लिया, दोनों का मेंस साथ में है, तो सिलेबस एक जैसा हो भी गया। लेकिन यदि साइकिल सिंक नहीं हुई तो सीजी वाले यूपीएससी, यूपीएससी वाले सीजी नहीं दे पाएंगे। तो सिलेबस के साथ साइकिल को सिंक करना भी जरूरी है। इस पर सुझाव दी कि आप यूपीएससी जैसा बनाना चाहते हो, सिलेबस तो एक जैसा कर दोगे, साइकिल का क्या करोगे, जब यूपीएससी का प्री होगा तब आपका मेंस होगा, मैं कैसे दूंगा। और एक बड़ा सुझाव ये हो सकता है कि ये बदलाव अगले 1 साल में फाइनलाइज करके इसको 2027 की बजाय 28 से लागू किया जाए, यही साइकिल है तो। पर इतना टाइम वो देंगे नहीं, पुराना इतिहास देखते हो, बर्बाद करना उनकी इच्छा होती है, वो तुरंत ही करते हैं। मतलब सुझाव देने में तो हो ही सकता है ना कि भाई आप नया सिलेबस ला रहे हो तो तैयार करने के लिए 1 साल तो दो, और यदि 1 साल दोगे तो फिर अभी वाला जो है, यदि आप नवंबर में ही नोटिफिकेशन ला रहे हो तो फिर नए सिलेबस का नोटिफिकेशन नवंबर 26 नहीं, नवंबर 27 में आए, जो 28 की परीक्षा से लग। ये बात समझे क्या कहा मैंने, या तो यूपीएससी की साइकिल पे ले जाओ, हम 6 महीने लेंगे, नहीं तो हमको 1 साल दो, ये सुझाव हो सकता है।